Hey guys! Welcome to India's largest and the most impactful live learning platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, अगर आप अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया की ये सुंदर शक्ल, बहुत हंस रहे हो भैया, बहुत बढ़िया, ये सुंदर शक्ल देख पा रहे हैं और सुरीली सी आवाज सुन पा रहे हैं, तो चैट बॉक्स को भर देंगे किससे? चैट बॉक्स को भर देंगे आए से। आई इज अनदर वे टू से यस। यस बोलने का नया और बेहतरीन सा तरीका है आई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों का दिल से स्वागत है इंडिया के सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, भैया चैप्टर चालू कर दो, चैप्टर चालू कर दो, चैप्टर चालू कर दो, स्कूल में स्टार्ट होने वाला है। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर दिए मैंने, अब चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं एक्स्ट्रा क्लास लेके आप लोगों के लिए, ठीक है। पर फिर भी अपन चीजें बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज आप स्कूल के टेस्ट को यहां से कंपेयर मत करो। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामिनेशन, आपका नॉलेज, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी, आपका जेई नीट, मैं लंबी पिक्चर, बड़ी पिक्चर को देख रहा हूं, ठीक है, समझ गए। तो आज चालू करेंगे मेरे दोस्तों इंट्रोडक्शन टू चेंज एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। अब क्या है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज की क्लास में भैया आप क्या पढ़ाने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन टू चेंज। हमें चेंज ही नहीं पता, हम उसको बहुत डेप्थ में जानेंगे, हमारी रियल लाइफ में हो रहा है उसके बारे में बातें करेंगे दोस्तों, बहुत मजा आएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में डेप्थ में। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। क्लास में लाइव एक्सपेरिमेंट्स होंगे, पहले ही कह रहा हूं क्लास में लाइव एक्सपेरिमेंट्स होंगे। आज आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, तो रेडी हो जाइए सारे एक्सपेरिमेंट्स घर पे ट्राई करने के लिए। पहले ही लिख दे रहा हूं, लाइव एक्सपेरिमेंट्स होंगे क्लास के अंदर, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एफिशिएंसी हैक्स, और हमेशा की तरह लास्ट में इंसानियत का ज्ञान जो बनाए बेहतर इंसान, है ना? ठीक है भैया, यहां तक सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जैसे हमेशा होमवर्क को डिस्कस करते हैं, प्लीज कर लीजिए। तो लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था आपको, वो डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। आइए, ये सवाल आपको मैंने होमवर्क में दिए थे, है ना? तो फटाफट से एक बार इनके लिए पोल भी स्टार्ट कर देंगे अपन। ये ऑप्शंस में यहां पे लिखता जा रहा हूं, आप लोग फटाफट से देखते जाइएगा, ठीक है, जल्दी से देखिएगा, ठीक है। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, उसके बाद में पोल दूंगा, है ना? ऐसा हो रहा है ना, डिले हो रहा है, अभी डिले नहीं होगा, ध्यान से देखना। अब आप लोग तब तक सोच लीजिए आंसर को, प्यारे बच्चों आप लोग आंसर को सोच लीजिए, तब तक आप लोग आंसर को सोच लीजिए। एनओटीए का मतलब है नन ऑफ दी अबव, एनओटीए का मतलब है नन ऑफ दी अबव, यानी नोटा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आई होप यहां पे आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए Al2O3, ALO, Al2O एंड डी नोटा। तो सबसे पहले मैं इस सवाल के लिए आपको पोल दे रहा हूं, ध्यान से आराम से सोच समझ के आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं आप लोगों को पोल दे रहा हूं, ठीक है। इस सवाल के लिए पोल नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आपको अपडेट करना आने लगेगा, नहीं आए तो चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं पोल, चलिए स्टार्ट कर दिया। आ जाइए फटाफट से देखते हैं अब इसके बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीशु, संचित, मधु, श्रेयांश, अनुराग, यशिता, अविका, राम, जानवी, अंकुर, नेहल, अनुष्का, प्रिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं अगर आप गलत कर रहे हैं, तो सीखने आए, है ना? अगर यहां पर कुछ गलती हो रही है तो बेसिक्स की जो पहली स्टार्टिंग की 3 क्लासेस है उसको अच्छे से देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, 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 बहुत सही। अब देखिए बहुत सरल सा सवाल है, इसके रिजल्ट देख लेते हैं फटाफट से। तो 83% बच्चों ने सही आंसर किया, जिग्नेश, अथर्व, मानस, आर्यन एंड इलीना। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। जिनका गलत हो रहा है अभी कंसेप्ट बताऊंगा, प्रीवियस क्लासेस में समझा रखा है। अब इस सवाल के लिए दे रहा हूं पोल, ध्यान से देखना, पोटेशियम ऑक्साइड वाले के लिए पोल दे रहा हूं। ए ऑप्शन है KO, K2O3, K2O, डी नोटा,
ठीक है, सेकंड वाले, इस वाले सवाल के लिए दे रहा हूं, इस वाले सवाल के लिए। ठीक है बेटा, स्टार्ट। कोई बात नहीं अगर पोल नहीं आ रहा, मैं यही कह रहा हूं, आपका पोल नहीं आता, आप चैट बॉक्स में आंसर लिखो, मैं आपके आंसर्स को चैट बॉक्स में देखूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये थोड़ा सा टेक वाली चीजें होती है ना, टेक वाली चीजों में थोड़े बहुत कभी कभी इश्यूज आते हैं। 100% परफेक्ट और आइडियल सिस्टम कभी नहीं बना बेटा, ना बना है ना बनेगा। ठीक है, तो नहीं आता पोल तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, यार सीखने आए ना अपन यार, अरे भैया सीखने आए हैं अपन, फर्क नहीं पड़ रहा, हम सीखने आए हैं, हम तो कमेंट में आंसर कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलिए, दोनों ही बहुत सरल से सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, बिल्कुल सरल से सवाल है। चलिए भैया जल्दी से बता दीजिए पोल रिजल्ट्स। बहुत बढ़िया, अवनी, आर्यन, लक्ष्य, तनिष्क एंड प्रखर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगर आपने गलत भी कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सीखने आए, आप सीख के जाएंगे। ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सबसे पहले केमिकल सिंबल लिखेंगे। देखिए एल्यूमिनियम का केमिकल सिंबल होता है Al, मैंने आपको बताया था। ऑक्साइड यानी ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है, O लगा दीजिए। अब इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं यहां पे लिखता हूं दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,3। अब ये जो है, ये आपका मेटल है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहता है, ये 3 लूज कर देगा तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है तो ये 3 लूज कर देगा, तो इसके ऊपर का ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा दोस्तों? 3+ का हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, तो 13 प्रोटॉन्स रहेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना, लूजेस दीज। ठीक है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? कंबाइनिंग कैपेसिटी है 3। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन आपको हर बार मैंने बताया भैया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करना चाहेगा, तो 2- का ओवरऑल चार्ज गेन करेगा और उसकी जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो अब आप क्या करेंगे? क्रिस करेंगे और क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस से क्या होगा? ये 2 जो है इसके लोअर राइट हैंड साइड में सब्सक्रिप्ट बन जाएगा Al2 और O3, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पढ़ाया था डिटेल में, वही चीज है। दूसरा पोटेशियम ऑक्साइड दोस्तों, केमिकल सिंबल हो जाएगा K, ऑक्सीजन का हो जाएगा O। अब पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, 1+। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, 2-। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी जस्ट द मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ नंबर है। जिनको इसके बारे में डिटेल कंसेप्ट लेना है प्यारे बच्चों, लास्ट जो 3 क्लासेस है उनमें बहुत डेप्थ में पढ़ाया है, प्लीज देखना। इसको क्रिस, इसको क्रॉस। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये के, ये इसके सब्सक्रिप्ट में लोअर राइट हैंड साइड पे चला जाएगा एंड देन O, K2O। आई होप ये आपको समझ में आया। ठीक है, होमवर्क था, बड़ा सरल सा होमवर्क था। आइए आगे चलते हैं, फटाफट से एल्यूमिनियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फाइड इसका आंसर करिए। तो यहां पर मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं, फटाफट से आप इसका आंसर सोचिए जल्दी से। एल्यूमिनियम सल्फेट का आंसर आपको सोचना है, ठीक है। ठीक है, आप लोग आंसर सोचिए फटाफट, फटाफट आंसर सोचिए, इनमें से आंसर क्या होगा भैया? इसमें से आंसर क्या होगा? आप सोचिए फटाफट। बेरियम सल्फाइड दोस्तों, बेरियम सल्फाइड दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर? आराम से आंसर सोचो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, हम लोग कहीं भाग के दौड़ के नहीं जा रहे हैं भैया, होमवर्क के सवाल हैं, लास्ट क्लास में दिए थे, आपको आंसर करना है। ठीक है, इस सवाल के लिए मैं आपको पोल दे रहा हूं दोस्तों, इस सवाल के लिए आई एम गिविंग यू पोल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल के लिए मैं आपको दे रहा हूं बढ़िया सा एक पोल, 45 सेकंड का एक पोल है। आप लोगों के पास आता है तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, हम चैट में आंसर कर देंगे भैया, हम सीखने आए हैं। क्या बात है, ये एटीट्यूड चाहिए, हम सीखने आए हैं भैया, हम सीखने आए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। चलिए बढ़िया से, ये अपने प्यारे बालक हैं, सारे सारे प्यारे बच्चे। आज बहुत सारे लाइव एक्सपेरिमेंट होंगे भैया, तैयार व्यार हो जाना घर पे, एकदम बढ़िया से, एकदम मस्त, खूब सारे एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे तुमको, मजा आ जाएगा, कहोगे सुनील भैया लव यू। चलो
बहुत बढ़िया, 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 बहुत बढ़िया। जल्दी ये खत्म करते हैं, अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही। प्रिंस, अथर्व, श्रेयस, अनिकेत एंड एलिना, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सही, बहुत मजेदार, दिल से ताली। चलिए बेरियम सल्फाइड, इसके लिए अब आप लोगों को पोल्स दिए जाएंगे बेटा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको पोल्स दे रहा हूं, 45 सेकंड का, जल्दी से चालू करेंगे। सल्फाइड एक्सेप्शन था ना भाई, अपनी जो फोन ट्रिक थी सुनील भैया, सल्फेट का चार्ज अपन निकाल रहे थे, बाकी पॉलीएटॉमिक आयंस का निकाल ले रहे थे, इसका नहीं निकाल पा रहे थे, उससे एक्सेप्शन था, याद करवाया था। और यही कंपाउंड का नाम मैंने लिया भी था, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसका एक सवाल है। एनसीईआरटी का हो गया तो बोले अरे भैया ये तो किताब में है ही नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किताब में ये सवाल है, तो अपन वो भी कराएंगे ना, सब पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों को। अपने प्यारे बच्चे दीन के साचे ओ, चलो। अरे यार भैया यार ये क्या चल रहा है यार, ये ए बी एबीसी 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 चल रहा है भैया, ई एफ डालेंगे तो भैया ई एफ भी ऑप्शन आ जाएगा क्या। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। लीडर बोर्ड आर्यमान सिंह, हर्ष कुमार, कुमार वशिष्ठ, अजन्य पवार एंड अभिनव सिन्हा। अब देखिए क्या दिक्कत थी, आइए इस सवाल को करते हैं फटाफट से सॉल्व। तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट, केमिकल सिंबल एल्यूमिनियम का एल, सल्फेट का SO4। चार्ज क्या होता है अभी बताया था, एल्यूमिनियम में चार्ज क्या था दोस्तों, 3p+। क्या मतलब है, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो 13 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3+ का इंबैलेंस आ चुका है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है स्टेबल होने के लिए। कंबाइनिंग कैपेसिटी जस्ट द मैग्नीट्यूड। सल्फेट का ओवरऑल चार्ज निकालना मैंने आपको सिखाया था सुनील भैया की फोन ट्रिक, उससे आएगा 2- मैग्नीट्यूड इज 2। अब जब ऐसा सवाल आता है तो क्या करना होता है भैया, ये तो हो जाएगा Al2। अब ये SO4 पे होल थ्राइस है, कैसे, ब्रैकेट लगाना है, SO4 को लिखना है पूरे पे होल थ्राइस है, कुछ इस प्रकार, समझ में आया। हाँ जी भैया, बात करते हैं बेरियम सल्फाइड की, केमिकल सिंबल Ba, सल्फेट SO4 होता है, सल्फाइट SO3 होता है। 8-आइट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, 8-आइट हाइपोसल्फेट होगा, है ना, या ये वाले जो जितने भी अपने पास पर्टिकुलर पॉलीएटॉमिक आयंस के नॉमेनक्लेचर होंगे, कब पर लगाना है कब हाइपो लगाना है, अभी पूरा इसलिए नहीं बोल रहा फिर कंफ्यूज हो गए क्या बोला, 8-आइट पर हाइपो, ये वाले जो नॉमेनक्लेचर है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सल्फाइट, इससे एक ऑक्सीजन कम है, 2-, सल्फाइट SO3। चार्ज दोस्तों बेरियम पे कितना होता है, 2+, लास्ट क्लास में भी बताया था। सल्फाइट पे क्या हो जाएगा, 2-, वैलेंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 and 2, लोवेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्रिस क्रॉस, आंसर क्या हो जाएगा, BaSO3। खत्म बात, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। अब ये लास्ट होमवर्क का सवाल था, कौन बताएगा भाई, फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। एक ई जो एलिमेंट है इसकी वैलेंसी 3 है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, एन एलिमेंट ई हैज वैलेंसी 3, यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो दे रखी है वो 3 दे रखी है। मतलब अगर मैं यहां पे बात करता हूं केमिकल सिंबल, सबसे पहले लिख देता हूं केमिकल सिंबल, ठीक है ना, केमिकल सिंबल। तो केमिकल सिंबल क्या है, 3 केस बनाऊंगा, एक केस बनाऊंगा सबसे पहला ऑक्साइड का, फिर दूसरा केस बनाऊंगा क्लोराइड का, और तीसरा केस दोस्तों बनाऊंगा मैं किसका, सल्फाइड का, ठीक है दोस्तों। ओके भैया, केमिकल सिंबल हो जाएगा ई, ऑक्साइड के केस में क्या हो जाएगा O, क्लोराइड के केस में E और Cl, सल्फाइड के केस में E और S। सल्फाइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, यानी नॉन मेटल्स जो है अनायन के फॉर्मेट में है। ऑक्साइड ऑक्सीजन ही है, क्लोराइड क्लोरीन है, सल्फाइड
सल्फर है, फ्लोराइड फ्लोरीन है। ठीक है, केमिकल सिंबल लिख दिए, वैलेंसी लिख लो फटाफट से, वैलेंसी फटाफट से वैलेंसी लिखो। इधर क्या होगी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी दे रखी है 3, ऑक्सीजन की होगी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी, निकालना सिखाई थी बेटा। इसकी 3, इसकी 1, इसकी 3, इसकी 2, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस। क्या आंसर होगा, E2O3, ECl3 और E2S3, खत्म बात। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जहां पर मैं फॉर्मूला बोलूंगा तो आपको ये इमेजिन कर लेने फॉर्मूलाज। बैलेंसिंग में भी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, नहीं तो बैलेंसिंग तुमको नहीं आएगी। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ही बेसिक ये है, समझ में आ गया। अब अगर वैलेंसी 3 है, एल्यूमिनियम को रख दो Al2O3, AlCl3, E की जगह एल्यूमिनियम को रख दो, भाई E एलिमेंट जो है एल्यूमिनियम हो सकता है, वैलेंसी 3 है, तो Al2O3, AlCl3, Al2S3 बन गया। समझ में आ गया। सवाल कह रहा है दोस्तों कि E की जो वैलेंसी है, ये लास्ट क्लास में दिया था कि E की वैलेंसी 3 है, E की वैलेंसी 3 है। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, क्लोराइड एंड सल्फाइड। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, सल्फाइड मतलब सल्फर, इसकी बात कर रहा है। आईडी एंडिंग्स नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे क्यों आती है ये। केमिकल सिंबल इसका E, इसका ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का Cl, सल्फर का S। वैलेंसी E की हमको दे रखी है 3, यहां पर भी हो जाएगी 3, यहां पर भी हो जाएगी 3। क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की 2 होती है, इसकी 2 होती है, क्रिस क्रॉस कर देंगे, आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे चलते हैं, रिडल वाला 2.0 हमारा रिडल से हमारी क्लास आज की स्टार्ट हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास माय डियर इंटेलिजेंट किड्स। सवाल क्या है, ध्यान से देखना। आइडेंटिफाई द केमिकल फॉर्मूला फॉर्म्ड बाय द सीरीज KLMNO। आज का होमवर्क का एक आंसर जो था वो सीरीज का आंसर भी हो सकता है। जो होमवर्क में भी सवाल कराए थे उसमें से एक चीज का केमिकल फॉर्मूला इस सीरीज का आंसर है। बेस्ट केमिस्ट्री बुक कौन सी फॉलो करें, आप लोग प्रदीप को फॉलो कर सकते हैं, है ना, पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी का उसके बाद रफ रीड मारिएगा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए रखिएगा। K2O, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये रिडल है, रिडल। अब इसमें लॉजिक लगाना होता है, रिडल में लॉजिक लगता है। सीरीज कहां से, K से लेके LMNO, तो मैं बोल सकता हूं ना K2O, यानी K से लेके O तक K2O, ये रिडल है, रिडल में लॉजिक लगाना होता है। तो केमिकल फॉर्मूला फॉर्म्ड बाय द सीरीज, ये सीरीज क्या है ये, तो फॉर्मूला क्या बनेगा K2O, यानी K2O ऐसे होगा ना, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं K2O। बोलने को तो ये भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। ओ या बच्चा लोग भी लाइक वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, राजपाल यादव जी हमारे साथ है। ये ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, चश्मा पिनाएंगे इनको, क्या बात है। स्टड बॉय, क्या हाल है दोस्तों, ठीक है। एस चांद जो है बेटा वो मैं कभी प्रेफर नहीं करता बच्चों को, मेरा अपना कॉल है उसको लेके, है ना। किताबें मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा फाउंडेशन में डेप्थ में प्रिपरेशन करना है, पियर्सन और एमटीजी की किताब अच्छी है। बेसिक थ्योरी के लिए प्रदीप एंड मॉड्यूल्स अच्छे हैं पीडब्ल्यू के। एनसीईआरटी के लिए आप रफ रीड मार सकते हो, डेप्थ में किताब लिखी हुई नहीं है, स्ट्रक्चर्ड किताब नहीं है, इसीलिए मैं वो प्रेफर नहीं करता बच्चों के लिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो भाई फिर आज की क्लास चालू करें। यहां तक अगर सारे बच्चे रेडी हो तो एक बार चैट बॉक्स में आए भैया लिख दो, अब मैं क्लास चालू कर रहा हूं चेंज से। बहुत मजा आएगा आज की क्लास में, अपन लोग बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, बहुत ज्यादा फन होने वाला है। तो एक बार चैट बॉक्स में आए भैया लिख दो कि भैया मैं रेडी हूं भयंकर तरीके से भौकाल मचाने के लिए। हाँ हम बुक लिख रहे थे, बहुत टाइम पहले से बुक लिख रहे थे, अब लिखना बंद कर दिया यार, मतलब लिख रहा था मैं बुक, बहुत अच्छी किताब लिख रहा था, टाइम नहीं मिलता। ठीक है, आए भैया आए भैया आए भैया आए भैया आए भैया, एक बार जो आए तो बार बार पीडब्ल्यू पे आए,
ये चेंज क्या है? तुम बदल गई हो, मुझसे बात नहीं करती, तुम बदल गए हो, तुम भी मुझसे बात नहीं करते। अब ध्यान से देखना, ये हमारे अलग पांडे सर है ना, अलग सर, ये मैं मानता हूं अलग सर ने जब स्टार्ट किया था तो अलग सर की इनिशियल स्टेट, चैप्टर अब चालू हो रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना, इनिशियल स्टेट, ये अलग सर, जब अलग सर ने स्टार्ट किया ये रिवॉल्यूशन, ये इनिशियल स्टेट थी दोस्तों देन। और आज की बात करें तो ये है फाइनल स्टेट। क्या है? ये है फाइनल स्टेट। ठीक है, ये क्या है? फाइनल स्टेट। तो इसको इनिशियल या फिर ओरिजिनल स्टेट भी कह सकते हैं, जहां से हम बात करना चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या इस स्टेट और इस स्टेट में कुछ बदलाव है? ये चेंज क्या है? ये चेंज क्या है? इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पे, ये चेंज क्या है? ये चेंज क्या है दोस्तों? ये चेंज का मतलब है बदलाव। आप पहले ये समझिए क्या है दोस्तों? बदलाव। क्या इस चीज में आपको कुछ बदलाव नजर आ रहा है? जब अलग सर यहां पे थे और आज अलग सर यहां पे हैं, सो इस इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में क्या है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो ये जो प्रोसेस है इनिशियल स्टेट से लेके जो फाइनल स्टेट के बीच का, ये जो प्रोसेस है ना इस डिफरेंस का, सो दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है चेंज। क्या कहलाता है दोस्तों? ये प्रोसेस कहलाता है चेंज। सरल भाषा में ये प्रोसेस कहलाता है बदलाव। पहले हमें चेंज क्लियर होगा ना, तो फिजिकल केमिकल चेंज आएगा, फिर केमिकल चेंज से केमिकल रिएक्शन समझ में आएगी। ये बेसिक फ्लो है किताब का, यानी होना चाहिए किताब का, जो अभी नहीं है। तो यही चीज लिखिए, अब प्रोसेस, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया in which the final state of the substance is different, यानी अलग है from its initial और original state। यानी ये जो फाइनल स्टेट है ये इसकी इनिशियल स्टेट या ओरिजिनल स्टेट से डिफरेंट है, और इस डिफरेंस के प्रोसेस को हम बदलाव कहते हैं। जैसे जब तुम बच्चे थे, आज से 5 से 10 साल पहले, तब तुम कैसे थे, आज तुम कैसे हो, तुम्हारे अंदर एक बदलाव है। तुमको कोई कहता होगा अरे यार तुम बदल गए हो यार, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो यार, ए तू बदल गया है भाई, तू आजकल बात नहीं करता यार। ये बदल क्या हो गया? पहले कुछ और था अभी कुछ और है। तो ये बदलाव क्या है? पहले कुछ और था अभी कुछ और है। जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है बदलाव की, यही चेंज है। ठीक है, ठीक है। चलो कुछ एक और एग्जांपल, अब सुनील भैया का एग्जांपल देते हैं। ये आपके सुनील भैया खूब खेलते दौड़ते थे, एकदम मस्त मेडल वेडल ले रहे थे। अब आजकल बच्चों को खेलने की चीजें बनाना सिखा रहे। तो देन एंड नाउ, तो ये जो है इनिशियल स्टेट, ये क्या है? फाइनल स्टेट। और इसके बीच में जो प्रोसेस ऑफ डिफरेंस है मेरे दोस्तों, ये डिफरेंस का जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है क्या? ये प्रोसेस कहलाता है चेंज। समझ में आया? समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? मजा फिर आया क्या? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, दिस बॉय इज सो स्वीट। ऐसा लगता है कि बहुत इनोसेंट है, लेकिन जब अपन स्कूल में थे, स्कूल, तो अपन इस स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा शैतान बच्चे थे। आखिरी बेंच पे बैठते थे, सबको परेशान करते थे, फिर भी यार भगवान के आशीर्वाद से नंबर आ जाते थे, टॉप करते थे अपन। क्या बात है ना? सही बात है ना? बता दो इनको, बता दो, बता दो। अरे बोलो ना भैया, या हम बोले? देख लो तुम, मूछे नहीं थी मूछे आ गई, कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ, इधर मूछे नहीं थी मूछे आ गई, चश्मा नहीं था चश्मा आ गया, है ना, हाथ पैर बड़े हो गए। समझ लो, बदलाव आ गया भैया। क्या ये इनिशियल स्टेट थी, फाइनल स्टेट है। इस प्रोसेस के डिफरेंस को दोस्त क्या बोलते हैं हम लोग? इस प्रोसेस के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? यानी जो डिफरेंस का जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? चेंज। पहले कुछ और थे, आज कुछ और है। प्रोसेस क्या है? चेंज। अब इस चेंज से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मीम स्टाइल में भी, मीम स्टाइल में तुम बदल गई हो यार, मतलब बदल क्या है? ये चेंज है। वो रिप्लाई करती थी, पहले हर मिनट में रिप्लाई आ रहा था, आजकल नहीं करती है भैया। क्योंकि भैया उनके डिवाइस से बहुत सारे मोबाइल कनेक्ट हो चुके हैं। आपका डिवाइस अब आउट ऑफ रेंज जा चुका है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। वो बदल गई हैं क्योंकि उनकी जीवन में कोई और बदलाव लेके आ चुका है, तो इसीलिए तुम बदलाव के चक्कर में बाहर जा चुके हो। एक्सेप्ट द चेंज एंड मूव ऑन।
बिकॉज इस संसार में एक ही चीज कांस्टेंट है। क्या भैया? इस संसार में एक ही चीज कांस्टेंट है दोस्तों, चेंज, बदलाव। इस संसार में एक ही नियम है, बदलाव। एक ही चीज कांस्टेंट है संसार में, चेंज। सिर्फ चेंज ही कांस्टेंट रहेगा, बदलाव होता रहेगा। ये भैया पहाड़ी बदल लिया, पहाड़ी बदल लिया, पहाड़ी बदल लिया। बदल मतलब चेंज। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, है ना। ये सब चेंज है। अभी तुम मेरे से मिल रहे हो भाई, आज से 4-5 साल बाद मिलोगे, ओ भैया 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 बॉडी बॉडी बना लिया आपने। तो जो अपन कहेंगे बॉडी बॉडी नहीं बनी भैया, भैया हो गया जो खाना खूब ज्यादा खाने के लिए मिलता है, जो फेट आ गया, अपन फैटी हो गए हैं। समझ रहे हो दोस्तों? फैट की वजह से हो रहा है। जो आप कहोगे भैया बदल गए, आप तो यार बड़े स्लिम स्लिम थे, इतने मोटे चौड़े कैसे हो गए? अपन भी ये कहेंगे फिर। चलो आगे चले। अब देखो, चेंज के टाइप्स पढ़ना चालू करते हैं। तो देखिए, चेंज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 ही प्रकार के चेंज है। ये एक तो सबसे बड़ी गलत फहमी है कि चेंज के सिर्फ 2 प्रकार हैं। चेंज के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। चेंज का प्रकार हो सकता है कि उसका सोर्स क्या है बदलाव का, वो नेचुरल बदलाव है या आर्टिफिशियल बदलाव है, वो बदलाव तेज है या वो बदलाव धीरे है, फास्ट है या स्लो है, वो बदलाव अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, डिजायरेबल है कि अनडिजायरेबल है, वो बदलाव जो है उसमें क्या सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि जिससे वो बना हुआ है। अब तुम्हें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब या उसके अंदर वो एलिमेंट है या कंपाउंड है, उससे जो बना हुआ है उसमें क्या कुछ बदलाव आ रहा है। जिस भी एलिमेंट या जिस भी कंपाउंड से वो बना हुआ है, केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब बिल्टअप ऑफ अ सब्सटेंस। यानी दोस्तों जिस चीज से वो बना हुआ है, अगर उसमें बदलाव आए या ना आए, अगर वो केमिकल कॉम्पोजिशन ना बदले तो ये फिजिकल चेंज, अगर वो केमिकल कॉम्पोजिशन बदले तो वो केमिकल चेंज। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं आपको डिटेल में डेप्थ में पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिए इस चीज की, ठीक है। मैं आपको ये चीज डेप्थ में पढ़ाऊंगा, इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए दोस्तों, आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। भैया आप लड़कियों को इतना बुरा, अरे मैं मजाक कर रहा हूं भाई, मैं लड़कियों को भी बुरा रिप्रेजेंट नहीं करता यार। लड़की मेरी माँ खुद एक औरत है, मैं तो औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ यार। ये तो मजाक वाली बात है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ भाई ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए आपको एक बात बताते हैं, हम अगर औरत से इज्जत नहीं कर रहे होते तो हम हमारे देश में हर चीज को माता का दर्जा क्यों देते? धरती हमारी माता है ना। हम धरती माँ कहते हैं, गंगा माँ कहते हैं, हर चीज भारत माँ कहते हैं, तो हर चीज को माँ कहते हैं तो हम इज्जत करते हैं। तो मजाक वाली बात है समझने के लिए, ठीक है, दिल पे मत लेना। तो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी जिस चीज से वो चीज बनी हुई है अगर उसमें बदलाव आ जाए तो केमिकल, नहीं आए तो फिजिकल। भैया डेप्थ में समझाओ, डेप्थ में समझाओ, डेप्थ में समझाते हैं, आओ डेप्थ में समझाते हैं। आ जाओ एक बार फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पे अब चलते हैं, डेप्थ में इसको स्टार्ट करते हैं। आराम से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत मजा आएगा, बात को ध्यान से सुनना। फिजिकल चेंज क्या होता है भैया? फिजिकल चेंज एक ऐसा बदलाव होता है जिसमें कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है। जैसे कि उसका शेप बदल जाएगा, उसकी साइज बदल जाएगी, उसकी फिजिकल स्टेट बदल जाएगी, ठीक है ना, विदाउट द चेंज इन द केमिकल बिल्टअप और कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। क्या कहना चाह रहे हो? सरल भाषा में कहो, सरल भाषा में बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए ये मेरे पास एक पेपर है, मान लीजिए मेरे पास ये एक पेपर है। आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा, ये पेपर सभी को नजर आ रहा होगा। आई होप ये सभी को नजर आ रहा है यहां पे, ठीक है। ये पेपर सभी को नजर आ रहा है दोस्तों, ये पेपर सभी को नजर आ रहा है, ठीक है, ये पेपर सभी को नजर आ रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा, डेमो क्लास के अंदर थोड़ा सा पार्ट कवर किया था, अभी बहुत डेप्थ में कवर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, मान लीजिए पेपर में लेता हूं, बहुत ध्यान से देखना। अब इस पेपर को मैं फाड़ देता हूं 2 पीसेस में। क्या यहां पे कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आया? ये भी कागज है, ये भी कागज है, तो फिर बदलाव किस में आया? इसके शेप और साइज में आया।
जैसे मैं मान लो इसको और करूं, जैसे मान लो ये पेपर मैंने लिया, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर मैंने ऐसे फाड़ दिया, फिर मैंने ऐसे फाड़ दिया, फिर मैंने ऐसे फाड़ दिया। अब इसमें और इसमें कोई चेंज है क्या? ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, कुछ नया नहीं बना, सिर्फ इस पेपर का आकार बदल दिया, इसकी साइज बदल दी, इसकी शेप बदल दिया। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, क्या मैंने इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज किया क्या दोस्तों? क्या मैंने ये पेपर ही है ना, अभी भी ये पेपर ही है ना, क्या मैंने पेपर को चेंज किया क्या? नहीं, पेपर ये भी है, पेपर दोस्तों ये भी है, सिर्फ शेप और साइज में बदलाव आया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में जानते हैं। मैंने सबसे पहली चीज लिखी है मेल्टिंग ऑफ आइस, कक्षा 9वीं चैप्टर पहला। बहुत सरल सी बात आप पढ़ के आए हैं। बर्फ का पिघलना, गर्मी का मौसम है, बर्फ को पिघलते हुए आप सभी प्यारे बच्चों ने देखा होगा। मैं बर्फ के पिघलने की चर्चा करता हूं आप लोगों के साथ। बर्फ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइस, ये बर्फ आपकी जब इसको गर्मी मिलती है ना, जब इसको हीट मिलती है रूम टेम्परेचर पे, आप इसको फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, ठीक है, फ्रिज में इसको फ्रीज होने के लिए टेम्परेचर चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 25 होता है, पिघलने लगती है। किस में कन्वर्ट होती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इस पानी को फिर से ठंडा कर दोगे तो फिर से क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। तो भैया यहां पे क्या चीज में चेंज आ रहा है? देखो यहां पे किस चीज में चेंज आ रहा है, यहां पे तुम्हारा जो H2O, आइस का फॉर्मूला भी H2O है, ये सॉलिड स्टेट में था, और ये अब आपका बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया है? ये H2O आपका, ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बस इतना अंतर है। यानी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदला, यहां पर भी H2O ही है, यहां पर भी H2O है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट बदला है। क्या बदला है दोस्तों? यहां पे फिजिकल स्टेट में चेंज आया है। फिजिकल स्टेट हैज चेंज्ड, फिजिकल स्टेट हैज चेंज्ड। बात को बहुत गौर से सुनना, कक्षा 9वीं के बेसिक्स हैं और अब ये चैप्टर चालू हो रहा है, बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना। आइस सॉलिड स्टेट में थी, इसको जब ये पिघल जाती है तो हम कहते हैं वाटर लिक्विड स्टेट में। क्या कुछ नया बन रहा है? यहां पर भी H2O ही था, यहां पर भी H2O ही था, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? H2O में सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स इसके ऐसे होंगे और लिक्विड स्टेट में इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो ऐसे होंगे, बस इतना डिफरेंस आ रहा है। फिजिकल स्टेट में डिफरेंस आ रहा है। कुछ नया बन रहा है क्या? नहीं, यहां पर भी H2O 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 था, यहां पर भी H2O 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 ही है, कुछ नया नहीं बन रहा है। यानी नया एज इन केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदल रही है दोस्तों। यह कहने का मतलब है कि H2O से अगर आप देखें तो क्या ये ऐसा हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहां भी H2O था, यहां भी H2O है, बस डिस्टेंस बढ़ गया है, सॉलिड से लिक्विड बन गया है। और भैया जी ये लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, अगर ये काटते हैं तो यहां पे लकड़ी जाके गिरती है ना, सर्कुलर पीसेस में गिरती है। कटिंग वुड इनटू सर्कुलर पीसेस, लकड़ी को गोल गोल हिस्सों में काटना, तो वो भी तो लकड़ी रहेगी ना भाई, बदलाव थोड़ी आएगा। क्या चेंज होगा इस केस में? क्या चेंज होगा? शेप एंड साइज चेंज होगा। पर आप मुझे बताइए क्या कुछ नया बन रहा है क्या? मेरा सवाल बड़ा ही सरल सा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ नया बन रहा है क्या? लकड़ी को काटा और पता चला भैया पेड़ बन गया, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। लकड़ी है, आकार बदल रहा है। जैसे ये पेपर था, ये पेपर था, पेपर को अगर मैं फाड़ता हूं तो आकार बदल रहा है ना, इसका आकार, शेप साइज बदल रहा है, कुछ नया थोड़ी बन रहा है भाई। ठीक है, अब इसके लिए एक अच्छी सी एक्टिविटी को करते हैं, एक बहुत बेहतरीन सी एक्टिविटी कराता हूं, आपके दिमाग में से क्लियर पिक्चर डालूंगा फिजिकल चेंज की, आपको समझ में आएगा कि भैया ये है क्या। ध्यान से देखना। अब एक बहुत बेहतरीन सी फन एक्टिविटी है यहां पे हमारे पास, देखिए क्या करना है। आ जाइए भैया। ओ या सुनील भैया की क्लास में एक्सपेरिमेंट ना हो, ऐसा हो सकता है प्यारे बच्चे भी करेंगे। 2 नींबू लेके आएंगे भैया जी, फटाफट से नींबू लाएंगे। आलिमाज मंडूबाज गला 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 गला, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली, अगर बच्चा लोग को समझ में आए तो जोर से बजाए ताली। ओ या इतना बड़ा चक्कू दे दिया हमको। अरे भाई साहब नींबू काटना था, इतना बड़ा चक्कू थोड़ी देना था यार। यो मालिक देखो चक्कू दिया, क्या दिया वो इतना लंबा। ओ भाई साहब
क्या करना है देखो, आ जाओ। सबसे पहला स्टेप है कटिंग अ लेमन, यानी नींबू को काटना। काटेंगे, ओके बीरो, ओके बीरो। ये नींबू काट दिया, ये नींबू काट दिया भैया, ये नींबू काट दिया, काट दिया, काट दिया, नींबू कट गया रे दोस्तों, नींबू कट गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो नींबू हमारा कैसा था, ये ऐसे स्फेरिकल था, ये नींबू था, और सुनील भैया ने ऐसे नींबू को लिया और क्या करा, ऐसे नींबू को काट दिया, ऐसे दो हिस्से बन गए नींबू के, ठीक है ना भैया। ये देखो ऐसे नींबू था, ये ऐसे कट गया, ये नींबू था, ये कट गया, ये नींबू था, ये कट गया, ये नींबू था, ये कट गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये फिजिकल चेंज है या नहीं है? बहुत सरल सी बात, क्या ये फिजिकल चेंज है या नहीं है? यस भैया, क्योंकि शेप एंड साइज बदला। अरे रहा तो भैया नींबू ही ना, ऐसा थोड़ी है काट दिया जो अब तो ये टमाटर बन गया। भैया तुम टमाटर हो, कटने के बाद तुम टमाटर हो, कटने से पहले तुम नींबू हो, नहीं भैया, शेप एंड साइज चेंजेस, समझ रहे हो? हाँ जी भैया, शेप एंड साइज चेंजेस। तो दोस्तों ये ऐसा था, कट के ऐसा हो गया, ठीक है। हाँ, कटिंग अ लेमन समझ में आ गया, नींबू को काटा, शेप और साइज बदल गया, दोस्तों फिजिकल चेंज है। अब भैया जी, भैया जी पानी लेंगे, पानी लेंगे, पानी लेंगे, और नींबू को निचोड़ देंगे, ओके बीरो इसके अंदर। अरे भैया तुम कहां बाहर जा रहे हो? ओ भाई अंदर जाना है तुमको, तुम्हारे अंदर सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड है ना। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहते हैं और मेरे को विटामिन सी की जरूरत है, ठंड का मौसम है, तुम लोग भी बना लेना। ये नींबू को निचोड़ा मैंने, ए नींबू को निचोड़ा मैंने, ये नींबू को निचोड़ा मैंने, ये देखो सिर्फ शेप और साइज में बदलाव है, रहा तो ये अभी भी नींबू ही भैया। हाँ, स्क्वीजिंग यानी कि इसको दबाना। ओ भैया संसार हमको बहुत दबाता है, क्या करे भैया, संसार तो सभी को दबाता है, हमको भी दबाता है। अब ये मान लो कि इसकी ऐसी मुंडी थी, ये ऐसे, ये ऊपर से मानो देखो, ये ऐसा था नींबू, है ना, ये आधा कटा नींबू है, ये ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं देखो, आधा कटा हुआ नींबू जो है ये यूं, इस पे ऐसे फोर्स लगाई अपन ने, तो ये कैसा हो गया, ऐसे फोर्स लगाई तो ये कैसा हो गया, ऐसे चपटा सा हो गया। फिजिकल चेंज है, यस। क्या चेंज हुआ? शेप और साइज चेंज हुआ, खत्म बात। बहुत बढ़िया। अब देखो भैया, डिसॉल्विंग शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, मैं चीनी घोल देता हूं, ये देखो चीनी है, बढ़िया से घुल जा भैया, बहुत ज्यादा पीना अपन को। चलो बहुत सही, ओ क्या भैया बनिया मस्त, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए काली। ये हमने चीनी घोल दी भैया, इसमें चीनी घोल दी, वाह, ओ हो मजा आ जाएगा। ओ हो जिंदगी औसम है, और गर्मी का मौसम है, जिंदगी औसम है, तो पी लो भैया वाटर। ये क्या है? लेमोनेड, पीडब्ल्यू का। क्या बात है, तुम लोग भी पी लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, सो टेस्टी, मजा आ गया। चलो, तो डिसॉल्विंग शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज, यस। क्यों फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि ये एक मिश्रण बना रहा है, जब आप चाहें तो आप पानी को गर्म कर दीजिए, पानी उड़ जाएगा, चीनी आपको मिल जाएगी, उस पानी को आप ठंडा कर दीजिए, डिस्टिलेशन मतलब उसको ठंडा करके वापस आप पानी बना सकते हैं, पानी और चीनी को आप अलग कर सकते हैं, ये एक मिश्रण है, फिजिकल चेंज है, मिक्सचर है, ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको पानी और चीनी दोनों की प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेगी, दोनों का स्वाद आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अच्छा, डाइजेशन ऑफ लेमोनेड, अब ये आपका जो है ये फिजिकल चेंज नहीं है। अब ये तो आप सरल समझते होंगे, डाइजेशन भाई, हम जो खाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर चीजें बदल रही हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन में बदलाव आता है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है ना। अरे तुमने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस चैप्टर, अब 5वां चैप्टर हो गया, पहले 6ठा था, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंजेस, तो उसके अंदर डाइजेशन वाले पार्ट में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? डाइजेशन वाले पार्ट में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, फैट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। तो केमिकल कॉम्पोजिशन बदली, तो ये फिजिकल चेंज तो नहीं है, इतना मुझे पता। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? लेमोनेड,
अरे लेमोनेड मतलब यार तुम लोग देसी भाषा में शिकंजी बोल लो, तो अपन ने क्या बनाया भैया, पीडब्ल्यू का लेमोनेड बनाया। सरल भाषा में शिकंजी, अरे देसी लोगों के लिए शिकंजी है नींबू पानी, नींबू पानी शिकंजी, है ना। चलो, तो फिजिकल चेंज तो क्लियर हो गया कि भैया आकार बदल जाए, साइज बदल जाए, शेप बदल जाए, फिजिकल स्टेट बदल जाए तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाए, कुछ नया बन जाए, केमिकल चेंज है। और देखते हैं भैया, यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है, इसको भी क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो, बहुत डिटेल में क्लियर करूंगा मैं, मजा आ जाएगा तुमको, टेंशन बिल्कुल मत लो। अब यही कागज मेरे सामने हो, यही कागज मेरे सामने हो, जब मैं इसको फाड़ता हूं तो मैं कहता हूं पेपर पेपर, लेकिन अब इसको जला दूं, अब ये पेपर जल रहा है और ये कुछ और बनाएगा, बस इतना काफी है भैया, ये राख बना रहा है। इस पेपर को जब फाड़ा तब तक तो पेपर ही था, लेकिन पेपर को जला दिया तो अब ये पेपर नहीं रहेगा भैया, अब ये पेपर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब ये पेपर नहीं रहेगा, अब इसको जला दिया, ध्यान से देखिए, इसको जला दिया तो ये राख बन रही है, राख बन रही है, आप देख पा रहे होंगे ये राख, एशेस, है ना। अब कुछ और बन रहा है भैया, तो ये कैसा चेंज है, ये कैसा चेंज है, ये केमिकल चेंज है। एक बालक कह रहा लाइटर लेके आ गए, अरे भैया एक्सपेरिमेंट के लिए अपन लाइटर रखते हैं, पीने के लिए नहीं रखते, पीते हुए नहीं है भैया अपन। और तुम लोगों के लिए भी यही एडवाइस है, इन चीजों से दूर रहना है। नशे करने हैं तो महंगे नशे करो, ये तो सस्ते नशे हैं, ये सिगरेट गांजा दारू ये सब सस्ते नशे हैं, तो बेवकूफ बनाने वाले नशे हैं। अच्छे नशे करने हैं, पढ़ाई का नशा करो, मेडिटेशन का नशा करो, एक्सपेरिमेंट करने का नशा करो, तो मैं मानूं तुम्हारे अंदर नशे करने की टेंडेंसी अच्छी है। ये सस्ते नशे नशे थोड़ी होते हैं, ये सस्ते नशे कभी नशे नहीं होते, ठीक है। ऐसा चेंज जिसमें कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑल्टर्ड या फिर चेंज्ड, यानी कि एक चीज जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस से बनी हुई है या पर्टिकुलर एलिमेंट है, पर्टिकुलर कंपाउंड है, वो जिस भी चीज से बना है उसमें बदलाव आ जाए, कुछ और नया बन जाए, उससे केमिकल चेंज कहते हैं। और इसके प्रोसेस को दोस्तों केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जो तुम्हारा चैप्टर है। इसीलिए समझ में आना जरूरी है कि केमिकल चेंज में कुछ नया बनता है जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है, और इसके प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, इसीलिए मैंने ये पढ़ाया। सबसे सरल बात मैं बात करता हूं चारकोल को जलाने की, चारकोल को जलाने की बात करता हूं, कंबशन ऑफ चारकोल करता हूं। अब आप चारकोल उठाइए, चारकोल आपका क्या है, कार्बन का ही फॉर्म है, कार्बन है। जैसे ही आप इसको एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, कार्बन को एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मतलब ये भिड़ेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये आपकी गैस बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में ये क्या निकालेगा, ये निकालेगा हीट एनर्जी, और साथ में क्या निकालेगा, बहुत सारी लाइट एनर्जी। अब यहां पे कुछ नया बन रहा है, ध्यान से देखिए, यहां पे कुछ नया बन रहा है। ये चीज थी आपकी सॉलिड स्टेट में, ये आपकी सॉलिड स्टेट में चीज थी, ये आपकी गैस थी, और इन दोनों ने इंटरेक्ट करके एक और गैस का निर्माण किया जिसकी कॉम्पोजिशन इन दोनों से डिफरेंट है। कुछ और नई चीज आपने बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। यहां पे सिर्फ ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, इन्होंने रिएक्ट करके CO2 बना दिया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, क्या करना है, ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक बात आप समझिए कि कार्बन और ऑक्सीजन ने इंटरेक्ट करके कुछ और बना दिया। ये केमिकली कॉम्पोजिशन क्या डिफरेंट है। वहां पे जैसे बर्फ थी, पिघल रही थी तो पानी बन रही थी, तब भी H2O था, अब भी H2O है, लेकिन यहां पे कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो गई ना, केमिकल चेंज है। दूसरा, लोहे पे जंग लगना। अब लोग कहते हैं लोहे का जो नेचुरल कलर है वो रेडिश ब्राउन है। अरे भैया ये लोहे का कलर है, लोहे का कलर क्या होता है, आज याद कर लेना लोहे का कलर क्या होता है। ये लोहे का कलर है सिल्वरी ग्रे, याद कर लेना लोहे का कलर क्या होता है, सिल्वरी ग्रे। ये आयरन का कलर है, आयरन आपका सिल्वरी ग्रे होता है। ये क्या है भैया, फिर ये जंग है। अरे जीवन भी जंग है और लोहे पे भी जंग है, कुछ लोगों के तो दिमाग पे भी जंग लग जाती है।
समझ नहीं पाते जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन जंग हटाई भी जा सकती है। ठीक है ना? चलो, दिमाग की, रियल लाइफ की नहीं। आयरन जब एयर में प्रेजेंट इसको ऑक्सीजन मिलती है, कक्षा 8वीं में मेटल नॉन मेटल में पढ़ा है आपने, और वाटर वेपर नमी मिलती है। ये तो आपने अपने घर में भी सीखा होगा। बेटा लोहे की चीजों पे पानी मत गिराओ, जंग लग जाएगी। ये पानी, ऑक्सीजन तो वैसे ही अवेलेबल है, वाटर वेपर भी अवेलेबल होती है, जंग लग जाती है लोहे पे। क्या बना लेता है? बनाता है खुद के ऊपर जंग, रस्ट। और ये रस्ट का कलर है बेटा, ये रस्ट बन गई। तो मुझे बताइए कुछ और बनाना, केमिकली डिफरेंट है रस्ट। ये क्या है? ये बेसिकली आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको हल्का हल्का आइडिया लग गया होगा कि इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन इन दोनों से, तीनों से डिफरेंट है, कुछ और है, कुछ अलग है, इसीलिए इसको केमिकल चेंज कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। फिर से रिपीट करता हूं, कार्बन ने जब एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से इंटरेक्ट किया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी निकाली। इसकी कॉम्पोजिशन इन दोनों से डिफरेंट है, कुछ नया बन रहा है, केमिकल चेंज है, एंड इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सिमिलरली लोहे को जब एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर वेपर मिला, इसने रस्ट बना दिया। केमिकल कॉम्पोजिशन इसकी इन तीनों से डिफरेंट है, इसका मतलब कुछ और बन रहा है, कुछ नया बन रहा है, इसको कहते हैं केमिकल चेंज। एक और नॉलेज वाली बात अगर मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बताना चाहूं, चलिए अगली कक्षा में मैं बताऊंगा। ठीक है, अगली कक्षा में बताऊंगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली बात, अगली कक्षा में बताएंगे। लेकिन आई होप यहां तक केमिकल चेंज की एक बात आपको समझ में आ रही, एक फील आ रहा है। हाँ भैया, एक फील आ पा रहा है। ये फील मैं आपको और रिएक्शन अभी करके दिखाऊंगा, और अच्छे से आएगा। ठीक है, और अच्छे से आएगा, और अच्छे से आएगा, और अच्छे से आएगा। तो एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं। मजा आ रहा है यहां तक? जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ए है, बोल देंगे यस। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार हो गया भैया आपसे। बताओ मजा कितना आ रहा है दोस्तों, फटाफट बता देंगे, फटाफट बता देंगे, फटाफट बता देंगे, बोल दे देते हैं भैया। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तो बी, मजा आ रहा है तो यस। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? चलो अब एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। भैया फायर अलार्म तुम बज मत जाना प्लीज दोस्त, अपन तो बीरोज है, बीरोज। आग मेरी दोस्त, मैं आग का दोस्त, बस तुम बजना मत। चलो बहुत बढ़िया, तो करेक्ट आंसर रखेंगे बी। लेट्स शो द रिजल्ट्स। ओके, बहुत बढ़िया, तो बहुत सही दोस्तों, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, गुड। आगे चलते हैं, दूसरी फन एक्टिविटी को देखते हैं। और क्लियर पिक्चर देता हूं आपको केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज का, आपको केमिकल रिएक्शन का एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि दोस्तों इसको कैसे फील करना है। अब मेरे उन दोस्तों और भाइयों के लिए भी एक चर्चा मैं करना चाहूंगा कि स्कूल में टेस्ट है, ये है वो है, तो मैं आपसे एक ही चीज की गुजारिश करूंगा भाई, यहां पर मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, है ना। अगर आपको लगता है मेरे वन शॉट से आपका काम हो सकता है तो वन शॉट आपके टेस्ट के लिए सफिशिएंट है, आप देख सकते हैं। बट ये बहुत डिटेल में है लेक्चर्स, इनको जरूर से देखिए, आपके बेसिक्स को भयंकर मजबूत कर देगा, हर एक कंसेप्ट को मजबूत कर देगा। चलिए यहाँ पे अब चर्चा करते हैं। यहाँ पे फिजिकल है या केमिकल चेंज है। सबसे पहला मैग्नीशियम रिबन को काटना। अब देखिए मैं आपके सामने ही करूंगा, कोई नई चीज नहीं। ये देखिए आपके सामने, आपके समक्ष मैग्नीशियम रिबन लेके आया हूं मैं, ये दिख रही होगी आपको मैग्नीशियम की रिबन। क्या हाल है दोस्तों, तुम बहुत दिन बाद मिली यार, चलो आ जाओ। चलो तो अब ये दोस्तों क्या है, ये मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है दोस्तों, ये मैग्नीशियम की रिबन है। अब इस मैग्नीशियम की रिबन को अगर मैं यहां से ऐसे काट दूं, ये मान लो मैंने ऐसे काट दिया, ये काट दिया रिबन को, तो क्या अभी ये मैग्नीशियम नहीं रहा, अब ये पोटेशियम बन गया? नहीं, अभी भी मैग्नीशियम, ये भी मैग्नीशियम। तो मैंने काटा, काटा, कटिंग अ मैग्नीशियम रिबन, यानी मैंने मैग्नीशियम रिबन को काटा। ये रिबन ऐसी इतनी लंबी सी थी, इसको बीच में से ऐसे काट दिया, तो ये रिबन कुछ इतने टाइप में होगी ना, ऐसी तो होगी। ये भी मैग्नीशियम है, ये भी मैग्नीशियम है, और ये भी मैग्नीशियम था। सिर्फ काटा है मैंने, शेप एंड साइज को चेंज किया है।
स्पेसिफिकली बोलूं तो सिर्फ साइज में बदलाव आया है। स्पेसिफिकली बोलूं तो ओनली साइज चेंजेस, शेप भी नहीं चेंज हुआ, साइज में बदलाव आया, साइज चेंजेस, ठीक है, साइज चेंजेस, इसीलिए फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है, यहां पे लिख देता हूं फिजिकल चेंज। और अगर इसी को जला दूं तो अब गेम उल्टा हो जाएगा दोस्तों, अब गेम उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यही मैग्नीशियम रिबन अब मैं लेता हूं, ध्यान से देखिए मेरी बात को, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगी बात। बिल्कुल ध्यान से देखना, क्लास में करके भी दिखाऊं, अगली क्लास में इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे ना, जब मैग्नीशियम रिबन के बारे में कॉम्बिनेशन रिएक्शन की चर्चा करेंगे, वहां भी इसको जला के देखेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम रिबन थोड़ा सा यहां पे लेके आता हूं आपके सामने, ठीक है, इधर ये देखिए आपके सामने है, और इसको मैंने हीट किया, जल्दी बुझा दूंगा पर देख लीजिएगा एक बार। इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए हमें, कूलिंग हमारी तगड़ी होना है भाई, कूलिंग एक बार बंद कर दीजिए। एक कूलिंग यार बहुत ज्यादा है, इसको बंद कर दो यार, ये बर्न नहीं कर रही है। चलिए ठीक है, तो ये आपने देख लिया, तो प्रॉपरली आपने देखा जल रही है, मैं थोड़ा धुआं हटा देता हूँ, ठीक है। नहीं बेटा, क्लीन करने की वजह से नहीं था वो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है यहाँ पे अभी, इस वजह से इसको जलने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, इसको जलने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। इट्स नॉट द रीजन, वो वैसे ही क्लीन थी, हमने पहले ही क्लीन करके रखी हुई थी, ठीक है ना। तो आई होप आपने देखा इसको, तो एक बार और इसके लिए जलाने की कोशिश करते हैं इसको। और अभी जो व्हाइट कलर की लेयर आ रही थी अभी भी इसके ऊपर है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो है हमारे पास, ठीक है, इस वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, बट आई होप आपने देख लिया इसको कि डेजलिंग वाइट फ्लेम से जल रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलिंग थोड़ी कम करेंगे, कूलिंग वाले भैया लगता है भग गए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यार, टेम्परेचर लो होने की वजह से हो रहा है, बट आई होप आपने एक बार तो इसका आइडिया ले लिया है ना, आई होप आपने एक बार इसको देख लिया किस तरीके से जल रही है ना, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए। अरे भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, भाई बहुत ज़्यादा लो कर रखा है तुमने टेम्परेचर, इसको बोलो कम करवाने के लिए। नहीं होगा, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपने ये चीज़ देखी, एक बार आपको समझ में आएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से हम इसको अभी अटेन नहीं कर पा रहे, इसको स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन ही यही है, इसको स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है। जब कूलिंग ऑफ रहती है तो आप इसको बाहर जाके करेंगे तो बहुत ही स्पीड से होता है ये प्रोसेस, है ना। चलिए, तो अभी जब हम इसकी बर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, तो बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन में हो क्या रहा है कि आपका जो मैग्नीशियम है बेटा, आपका जो मैग्नीशियम है बेटा, वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी और साथ में बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है ना।
इसके बारे में और डेप्थ में हम देखेंगे कि लाइट एनर्जी जो है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम में होती है, लेकिन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव भी वो नहीं, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका जो कलर होता है उसको आप देख सकें। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार का व्हाइट कलर का पाउडर निकालती है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है। तो यहां पे कुछ नया बना, हाँ जी भैया, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से इंटरेक्ट किया, जब आपने स्ट्रांगली हीट किया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, साथ में हीट और लाइट एनर्जी बनी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका बेसिकली केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये केमिकल चेंज हमें समझ में आया। एक और बात हम यहां पे देख लेते हैं, पोटेशियम मेटल वाला केस एक बार एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास पोटेशियम मेटल है, इसको मैं निकाल लेता हूं इसके अंदर से। ठीक है, आजा भाई। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे पास पोटेशियम मेटल है। ठीक है, ये रहा हाथ में मेरे पोटेशियम मेटल है, ये देखिए ये रहा पोटेशियम मेटल। अब ये पोटेशियम मेटल जो है, देखिए इसको अगर मैं काटता हूं तो अभी भी पोटेशियम है, ये भी पोटेशियम है, दोनों के दोनों ही पोटेशियम है, दोनों के दोनों ही पोटेशियम रहेंगे। लेकिन अगर इस पोटेशियम को मैं पानी में डाल दूं, इसी पोटेशियम को अगर मैं पानी में डाल दूं, तो ये देखिए रिएक्शन हो रही है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ज्यादा तेज। इसमें आग लग गई थी, आपने आई होप देखा होगा इस चीज को। चलिए, ठीक है, तो एक बार और करके देखते हैं इसको फटाफट से, यहां पे देखते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा आई होप। चलिए, बहुत बढ़िया। आई होप आपको ये चीज नजर आ गई अब। ठीक है, बहुत अच्छे से नजर आ गई। ठीक है, तो भैया यहां पे जब हमने पोटेशियम को काटा था, जब हमने पोटेशियम को काटा था, मेरे पास इतना सा चंक था पोटेशियम का। अब इस पोटेशियम को जब बेटा मैंने यहां पे काटा, तो ये पोटेशियम ऐसे दो पीसेस में, मुझे छोटे छोटे पीसेस में मिला था। ये भी पोटेशियम था, ये भी पोटेशियम था, और ये भी पोटेशियम था। तो ये बेसिकली किस प्रकार का चेंज है, ये बेसिकली आपका फिजिकल चेंज है। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें, यहां पे जब हमने इसको पानी में डाला, बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म है, चैप्टर 3 में इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे हम, कि जैसे ही बेटा आपने पोटेशियम को पानी में डाला है, तो ये बेसिकली पोटेशियम का ऑक्साइड बनाती है जो पानी में सॉल्युबल होता है, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको जो यहां पे आग देखने के लिए मिल रही थी, वो हाइड्रोजन गैस में थी, कैचेस फायर। क्या कुछ नया बन रहा है केमिकली, क्या कुछ नया बन रहा है? हाँ भैया, केमिकली नया बन रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या है कि ये किस प्रकार का चेंज है, ये आपका केमिकल चेंज है। क्या मैं आपको फिजिकल और केमिकल चेंज समझा पा रहा हूं? यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा था, साइज चेंज हुआ, साइज चेंजेस। ठीक है, ठीक है, शेप एंड साइज में बदलाव आया। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे कुछ और बन गया, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड बन गया, ये फर्दर पानी में सॉल्युबल होता है। इसके बारे में डेप्थ में चैप्टर 3 में जानेंगे, इस रिएक्शन के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन इन चैप्टर 3, इन डेप्थ इन चैप्टर 3। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात? तो ये फिजिकल और केमिकल चेंज अब आई होप आपको क्लियर है। अब आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं है कि भैया यार हमें फिजिकल केमिकल चेंज में दिक्कत आती है। अब आई होप आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक बार अब चैट बॉक्स को आए भैया से भर देना फटाफट से, आए भैया के साथ ढेर सारा प्यार लगा देना, यहां पे आए भैया के साथ ढेर सारा प्यार लगा देना कि भैया आप समझ में आ गया। फटाफट, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं, फटाफट से आ जाओ सारे के सारे, चैट बॉक्स में आ जाओ सारे के सारे फटाफट से, जल्दी से चैट बॉक्स में आए भैया लगा दो, जल्दी से आए भैया लगा दो। क्या बात है, 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 क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। चलो, अब कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। अब देखिए ये सवाल आपका एनडीए में आया है, एनडीए 2022 में आया है, इसको फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज?
इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है? डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्रिस्टलाइजेशन। इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं ऑप्शन को, इसको कर देते हैं कटिंग अ पेपर, इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं। एंड देन मिल्क टर्निंग सॉर, ठीक है ना? वैसे एनडीए का सवाल है, पर आपका करेक्ट आंसर आपको यहां पे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलिए, ये आपको इजी करने के लिए थोड़ा सा मैंने दिया है, वरना मुझे क्रिस्टलाइजेशन ये क्लास 9th का पार्ट है, वैसे आपको आना चाहिए, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं अभी, है ना? जब हम अभी केमिस्ट्री की जर्नी में जाएंगे तो हम 9th और 10th पूरा ही कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल भी आप अनस्टेबल मत होइए, रिलैक्स करिए। क्या अभी नया नया साल स्टार्ट हुआ ना, तुम में बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये करना है वो करना है, अभी एकदम बिल्कुल चिल रहो, कूल रहो, शांत, सेम लेवल पे रहो अभी, चाहे मिड ईयर में चाहे आखिरी में, है ना? एकदम भागना दौड़ना नहीं है, जब भागोगे दौड़ोगे तो बेटा गिर सकते हो, इसलिए आराम से शांति से। बढ़िया पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। इलीना, श्रेयस, अभिनव, विपुल एंड ऋषु राज, बहुत बढ़िया बेटा, आ जाओ फटाफट से देखते हैं। अब देखो क्या है, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में घोलना, ठीक है? तो ये क्या है, ये एक मिक्सचर फॉर्मेशन है, मिश्रण बन रहा है। क्या बन रहा है? मिक्सचर, एक मिश्रण बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक मिश्रण बन रहा है, कोई नई चीज नहीं बन रही है, यानी कोई कंपाउंड नहीं बन रहा है, सिर्फ मिश्रण बन रहा है। ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। दूसरा, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस यानी जो तुम्हारा ये सॉलिड स्टेट में है ना, H2O इन सॉलिड स्टेट है, आइस का अगर मेल्ट हो रही है तो इसका मतलब किस में कन्वर्ट हो रही है? वाटर में कन्वर्ट हो रही है। ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। इसका मतलब क्या है कि भाई H2O जो है सॉलिड स्टेट से H2O किस में जा रहा है? लिक्विड स्टेट में जा रहा है। कोई नई बात थोड़ी है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, कुछ नया थोड़ी बन रहा है, केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो रही है। कटिंग अ पेपर, कटिंग अ पेपर में क्या हो रहा है अगर आप देखेंगे तो, ये एक पेपर ऐसा रखा हुआ है, इसको बीच से काट दिया तो ये ऐसा हो गया और ऐसा हो गया, तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा, ये भी फिजिकल चेंज हो जाएगा, ये भी फिजिकल चेंज हो जाएगा। बचा दूध का फटना, बेटा दूध का फटना प्योर 100% आपका क्या है? 100% आपका क्या है? केमिकल चेंज है। दूध का फटना, मिल्क टर्निंग सार, यानी दूध का फटना, जितना ज्यादा वो एसिडिक होता जाता है दूध फट जाता है, फट जाएगा यानी जो उसके प्रोटीन्स है वो एक तरीके से आप मानो कोगुलेट कर गए। कोगुलेट आप आगे थोड़ा समझोगे, बट ये समझो कुछ नया बन रहा है, अब ये दूध नहीं रहा है, कुछ और बन चुका है, ठीक है ना? दूध फट जाता तो फिर पनीर बना लेते हैं उससे। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंजेस, ठीक है? दूध का फटना, दूध का फटना, ठीक है? पानी में अगर आप चीनी को घोलेंगे तो चीनी और पानी शुगर सोल्यूशन बनाएंगे, मिश्रण है एक। अब उससे ऐसा नहीं है कि कुछ और बना दिया, भाई वो सिर्फ घुली हुई है पानी में, वो पानी में सिर्फ घुली हुई है, उसने पानी से इंटरेक्ट करके कुछ और नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि चीनी को जब पानी में डाला तो बोले अरे भैया क्या बना दिया, पोटेशियम बना दिया, नहीं 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 नहीं, वो रिएक्ट नहीं कर रहे आपस में। यहां पे शुगर एंड वाटर नॉट रिएक्टिंग, आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कुछ और बनाने के लिए, सिर्फ एक मिश्रण है, साथ में पड़े हैं। यहां पे अगर आप देखें केमिकल कॉम्पोजिशन H2O सॉलिड H2O लिक्विड, यहां पर भी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, फिजिकल चेंज हुआ। यहां पर भी आपकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, फिजिकल चेंज हुआ। यहां पे केमिकल कॉम्पोजिशन में बदलाव आया, इसलिए ये केमिकल चेंज है। अब ये करिए फटाफट से, विच आर द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन, कटिंग पेपर इनटू पीसेस, बर्निंग ऑफ पेपर, क्रशिंग अ कैन। सरल सा सवाल। चलो, एक बालक है सर इन लव विद पोटेशियम, आई एम इन लव विद केमिस्ट्री। दोस्तों, आई एम इन लव विद साइंस। साइंस में अपन ज्यादा प्यार करते हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री तो अपन इसलिए पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में तो पूरी साइंस पढ़ानी होती थी, है ना? तो पूरी साइंस पढ़ाते थे, लेकिन ऑनलाइन में देखा कि यार केमिस्ट्री को इतना इंटरेक्टिव वे में नहीं पढ़ा रहा, तो अपन केमिस्ट्री पढ़ाने लग गए, है ना? लोगों का था केमिस्ट्री पढ़ाओ, अब बच्चों ने कहा कि भैया आप केमिस्ट्री पढ़ाओ प्लीज, तो बच्चों ने कहा तो अपन ने मान लिया, कि अपने बच्चे सब कुछ है, बच्चों ने कहा भैया आप केमिस्ट्री पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे।
चलो अरे दोस्तों, पोल दे दूं तुमको, तुम्हारे लिए पोल, पोल 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 पोल। बेटा हर एक चीज क्लियर करके जाओगे। तुम्हारी किताब का अभी तक एक पन्ना पढ़ाया मैंने, और अभी दूसरा पन्ना खत्म करूंगा बस। प्लीज कॉपरेट करो, तुम्हारा कॉपरेशन ही चाहिए, तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हारा कॉपरेशन चाहिए बस, है ना। इससे मेरा भला नहीं, आपका भला है। भैया सिर्फ आपके लिए सोच रहे इतना, भैया सिर्फ आपके लिए कर रहे इतना। मैं आता तो मैं भी चाहता तो नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ा के जा सकता हूं, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो मेरा जमीर गवाही नहीं देगा, मेरा कंसाइंस उस चीज से गवाही नहीं देगा, तो मैं नहीं करूंगा वो चीज। मैं पूरा कंटेंट पढ़ाऊंगा प्यार से, ईमानदारी से, और मैं चाहता हूं बच्चे ईमानदारी से उसको पढ़े। जिग्नेश भाई, श्रेयस भाई, एलिना बहन जी, अब एलिना बहन ही हुई ना, हाँ, विख्यात भाई एंड आदरी बंदोपाध्याय। ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा आप तीनों चारों पांचों से मिलके, बहुत बढ़िया यार दोस्तों, बहुत बढ़िया, गुड यार, कि बेटा चलो। अरे भैया तार यार, तुम, अरे तुमको क्या दुख है जीवन में यार, तुम क्यों दुखी हो। अब सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन क्या होता है दोस्तों? सब्लिमेशन एक स्टेट कन्वर्जन प्रोसेस, जैसे मेल्टिंग में कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जाती है। अब ऐसे कोई चीज अगर डायरेक्टली सॉलिड से आपकी गैस में कन्वर्ट हो जाए, सीधा का सीधा सॉलिड से गैस में, यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूं वेपर, इसमें कन्वर्ट हो जाए, या आप इसको कह सकते हैं सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, और वेपर एक प्रकार की गैस होती है, इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो इसको बोलेंगे सब्लिमेशन। तो नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखी होगी घर पे, वो सॉलिड स्टेट से सीधा क्या हो जाती है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। क्या कुछ नया बनता है क्या? भाई कॉम्पोजिशन तो सेम ही है ना। अगर यहां पे नेफ्थलीन की बात करूं, नेफ्थलीन अगर ये सॉलिड स्टेट में है, तो ऑन सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये नेफ्थलीन गैस बन जाएगी, पर रहेगी तो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम ही ना, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। तो ये कैसा चेंज हुआ, ये बेसिकली आपका कैसा चेंज हुआ, ये आपका फिजिकल चेंज हुआ। कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, ये वाला। कटिंग पेपर इनटू पीसेस, दोस्तों आपके सामने मैंने यहां पे रखा था पेपर, और इसको पीसेस में काटा, ये भी पेपर, ये भी पेपर, शेप एंड साइज चेंजेस, तो ये भी बेसिकली क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज, फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें क्या चेंज हो रहा है, शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, आकार में बदलाव आ रहा है, कोई नई चीज नहीं बन रही है दोस्तों। ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, दोनों ही एक समान है। बर्निंग ऑफ पेपर, ये केमिकल चेंज है, ये 100% क्या है, केमिकल चेंज है। क्योंकि जैसे ही आप पेपर को जला रहे हैं, पेपर को जैसे ही आप एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, ये आपको क्या देती है, एशेस देती है, साथ में हीट देती है, साथ में लाइट देती है, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। इसमें आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोडक्ट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। या अगर आपको ये लग रहा है कि सुनील भी अभी ये आप क्यों बता रहे हो, तो सिर्फ आप एशेज याद रखो कि इसको हमने डाला तो इसने एशेज प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। कि पेपर को जब हमने जलाया, बर्न किया, जब इसको जलाया तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, एशेस प्रोड्यूस किया, साथ में हीट, साथ में लाइट, ये आप याद रख सकते हैं। तो कुछ नया बना दिया ना भैया, हाँ जी भैया, बस इतना याद रखो। इसको जला दूंगा तो राख बन जाएगी ना भैया, कुछ नया बन जाएगा, हाँ जी भैया। चलो ठीक है, चलो अब क्या है, क्रशिंग का कैन। ये मान लो तुम्हारा कैन था, इसको अपन ने ऐसे पिचका दिया दोस्तों, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा छोटा सा हो जाएगा। इसमें क्या बदला, शेप एंड साइज बदली। क्या कैन का कुछ पर्टिकुलर पार्ट में कंपोजिशन में डिफरेंस आया, क्या नहीं आया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये है, क्रशिंग का मतलब क्या होता है समझाता हूं। मान लो ये है मेरे पास, ये ऐसा है, ये क्रश कर दिया। अब ये क्रश कर दिया मैंने, ये क्रश कर दिया, क्या अभी ये बिल्कुल चेंज हो गया क्या, सिर्फ शेप और साइज बदला, रहेगा ये पेपर कपी, रहेगा ये पेपर कपी, बस इसको क्रश कर दिया है। क्या कर दिया, क्रश कर दिया। तो शेप एंड साइज में क्या आया बेटा, शेप एंड साइज में बदलाव आया, शेप एंड साइज चेंजेस।
तो ये किस तरीके का चेंज हो जाएगा? फिजिकल चेंज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो दोस्तों फिजिकल केमिकल चेंज का एक और सवाल करिए, लास्ट सवाल, आपको एक और क्लियर पिक्चर देने के लिए। अब सवाल में बेटा दो स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट पहली, कुकिंग एन एग इज अ केमिकल चेंज एज वेल एज अ केमिकल रिएक्शन, यानी अंडे को पकाना एक केमिकल चेंज है, साथ में केमिकल रिएक्शन है। स्टेटमेंट टू कहता है अ केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस एंड द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज अ केमिकल रिएक्शन। ये कह रहा है कि केमिकल चेंज में नई चीजें बनती है और इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो बहुत ही सरल सा सवाल है, बोल देते हैं आपको 45 सेकंड का, एंड लेट्स स्टार्ट। बहुत ही सरल सवाल दिया मैंने आपको, इससे सरल सवाल नहीं दे सकता था मैं, बहुत सरल सवाल दिया है। आराम से आराम से आराम से सोच समझ के आंसर करिए, जल्दीबाजी मत करिए, जल्दीबाजी मत करिए। किसी भी चीज को अगर आप पकाते हैं तो कुछ नया बनता है, हीट करने पे चीजों का रीअरेंजमेंट होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन में बदलाव आता है, इस बात को जरूर याद रखिए। चलो दोस्तों आराम से देखेंगे इसका सरल आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों और बहनों। अथर्व, अभिनव, प्रिंस, ऋषु एंड अनुज। अब देखो ध्यान से, अब जिसने गलत किया कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना। सवाल मैं अच्छे ही दूंगा, डीएचए के सवाल भी अच्छे लेवल के होंगे, यहां क्लास के सवाल भी अच्छे लेवल के होंगे, ध्यान से देखना। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? अंडे को पकाना, यानी अंडे को जब आपने पकाया तो ये केमिकल चेंज है एज वेल एज अ केमिकल रिएक्शन है। अगर केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली होगी, है ना? पर क्या कुकिंग एन एग इज अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज? तो आपका जब आप अंडे को, अगर आपने देखा हो तो अंडा जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है, जब उसको पकाते हैं तो आपने देखा होगा सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में आ जाता है। एक्चुअल में जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स है उनका डी नेचुराइजेशन, अब मैं अगर वो शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो डी नेचर हो जाएंगे प्रोटीन्स। डी नेचर मतलब उनका आकार बदल जाएगा, है ना? इसके अंदर जो प्रोटीन्स है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स हो जाएगा। अंडे के अंदर जो प्रोटीन्स है उसमें डीनेचुरेशन हो जाएगा, मतलब कि आप ये समझ लीजिए केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, अंडे का केमिकल स्ट्रक्चर चेंजेस। सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो उसका जो केमिकल आकार है वो बदल जाएगा। अगर केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ मतलब कि केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुई, मतलब कुछ नया बन रहा है, इसका मतलब केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन भी होगा, दोनों के दोनों होंगे, ये भी होगा और ये भी होगा। तो ये चीज तो सही है। अ केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, केमिकल चेंज में नई चीजें बनती है, बिल्कुल सही है। एंड द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज अ केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही है। प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ये भी सत्य बात है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, तो दोनों के बाद ये सत्य हो गया, खत्म बात। याद रखिए किसी भी चीज को आप पका रहे हैं, चाहे वेजिटेबल चाहे एग, उनका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसीलिए अगर कभी अगर आपने सुना हो तो लोग कहते हैं वेजिटेबल्स को पूरा मत पकाओ। आपने सुना है बड़े बूढ़े जो थे वो वेजिटेबल्स को अध पका खाते थे, आधा पका के खाते थे। ज्यादा पकाने से कहा जाता है कि पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उनकी जो गुणवत्ता है, यानी जो उनकी रियल एसेंस है, जो अच्छी बातें हैं वो बदल जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ऐसा हमारे पूर्वज, हमारे बड़े कहते थे। जैसे मेरी दादी माँ जो थी वो सब्जियों को आधा पका के खाती थी, कहती थी कि इसका न्यूट्रिशन, इसके जो विटामिन है सब बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वो मर जाएंगे। एक तरीके से मर जाने का मतलब ये क्या था कि स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, तो जो रियल चीज थी वो तुम्हें नहीं मिली। समझ रहे हो? तो कुकिंग करोगे तो ये सारे केमिकल आकार बदलेंगे, तो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज हो तो केमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली होगा, दोनों चीजें सही है, बात खत्म। अब लास्ट टॉपिक क्या है, फटाफट से चालू करूंगा, एक रिएक्शन करूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है? मुझे आप लोग गिन के, बस गिन के सिर्फ 15 से 20 मिनट और दीजिए। बेटा आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही यहां पे आया हूं मैं, प्लीज सिर्फ 15 से 20 मिनट और दे दो।
है ना। तुम्हारे जीवन के वो 15 से 20 मिनट जो तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाएंगे, उन 15 से 20 मिनट की सिर्फ मांग करता हूं मैं। वो 15 से 20 मिनट तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि के लिए है, तुम्हारे अच्छे के लिए है। और जितनी ज्यादा देर बैठोगे तुम्हारी सिटिंग पावर बढ़ेगी। अभी सिटिंग पावर की दिक्कत है, बैठ नहीं पा रहे हैं। बैठते हैं तो मन करता है भाग के इधर जाऊं, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल। बैठो एक जगह। तुम बैठने की आदत डालो, पढ़ने की आदत तो बाद में आएगी। सबसे बड़ी दिक्कत आती है पढ़ नहीं पाता हूं, बैठने की आदत तो डाल लो मेरे भाई। जिस दिन तुम बैठना सीख गए उस दिन पढ़ाई में तुमको दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब हम ऐसी कुछ इंडिकेटर्स है जिनको देख के बताएं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो दीज आर नथिंग बट इंडिकेटर्स दैट टेल whether a reaction has taken place, whether a reaction has taken place or not। कहने का मतलब सरल सा भावार्थ ये है, सरल सा भावार्थ ये है कि वो इंडिकेटर्स, यानी ये वो फीचर्स, वो इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि आपकी रिएक्शन हुई है या आपकी रिएक्शन नहीं हुई है। ठीक है, ये वो बताते हैं। ठीक है, मतलब इनको देखेंगे, अगर आप देख के बोलेंगे ओ भैया रिएक्शन हुई है, ये वो है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कलर के अंदर जब आएगा बदलाव, और दूसरा है प्रेसिपिटेट का बनना। ठीक है, अभी क्या होगा कैसे होगा मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, समझ में आएगा। तो यहां पे दोस्तों मैं दो चीजें लूंगा, एक लूंगा लेड नाइट्रेट लूंगा, और दूसरा लूंगा पोटेशियम आयोडाइड। क्या लूंगा दोस्तों? दूसरा लूंगा पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, और इन दोनों का मैं जो सोल्यूशन बनाऊंगा पानी में बनाऊंगा, तो ये कलरलेस सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है दोस्तों? कलरलेस सोल्यूशन बनेगा, मतलब पानी के जैसा दिखेगा। इसको भी डालूंगा तो पानी के जैसा दिखेगा। बिल्कुल मेरी बात को गौर से सुनना, एकदम गौर से। कलरलेस सोल्यूशन, तो ये दो कंपाउंड मैंने लिए, लेड नाइट्रेट और दूसरा पोटेशियम आयोडाइड, जो मैं यहां पे आपको दिखा भी सकता हूं कि दोनों कलरलेस है। देखिए मैंने दोनों को पानी में घोल रखा है, दोनों के दोनों कलरलेस है। ये आपका है पोटेशियम आयोडाइड और ये आपका लेड नाइट्रेट है। पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट, दोनों के दोनों कलरलेस है। देख लीजिए, दोनों को पानी में घोला हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट, दोनों के दोनों ये रहे। समझ में आ रहे? ठीक है भैया। अब जब मैं इनको मिलाऊंगा मैं आपको इनके मैकेनिज्म भी सिखाऊंगा बेटा, कैसे ये बनते हैं। तो ये वाला जो है इस वाले के साथ भागेगा, ये वाला इस वाले के साथ भागेगा। जब डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा ना तो डेप्थ में बताऊंगा, ये इसके साथ जाएगा। तो यहां पे बनेगा लेड आयोडाइड और साथ में क्या बनेगा? पोटेशियम और नाइट्रेट। अब आप देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या करी कि रंग में बदलाव आएगा। जब आप देखें कि यहां पे रंग में बदलाव आ रहा है तो आपको एक चीज समझनी है कि अगर रंग में बदलाव आ रहा है इसका मतलब ओ भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे मैं आपके सामने अभी आपके समक्ष ये चीज करूंगा, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मैं लूंगा, ध्यान से देखिएगा, चलो 1 2 3, 1 2 एंड 3। रंग में बदलाव आया क्या? अरे रंग में बदलाव आया क्या? अरे हैप्पी होली दोस्तों। चलो पीला 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 पीला, डर्टी फेलो, येलो येलो, डर्टी फेलो। हाय ब्रो, समझ रहे हो दोस्तों? येलो, सुनील भी येलो कलर का बना, ये रहा येलो कलर का, ये लेड आयोडाइड बना। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आगे जानेंगे, आगे आने वाली कक्षाओं में बताऊंगा, इसके अंदर डेप्थ में चीजें बताऊंगा। लेकिन क्या तुम्हें यह समझ में आया? अभी तुमने आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी 4 बैटरी से देखा, 2 आंखें है 2 बैटरी है, और इससे मैंने देखा कि रंग में बदलाव आया। जब ये दोनों ने रिएक्ट किया, रंग में बदलाव आया। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया।
यानी ये सबसे पहला इंडिकेटर है मेरा कि रंग में बदलाव आएगा, ये सबसे पहला इंडिकेटर है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है दोस्तों? प्रेसिपिटेट के बारे में तो मैं लव एंड रिलेशनशिप थ्योरी बताता हूं, ब्रेकअप एंड रिलेशनशिप थ्योरी बताता हूं मैं इसको समझाने के लिए, जो आगे आने वाली क्लासेस में डबल डिस्प्लेसमेंट में ही पढ़ेंगे हम, ये डबल डिस्प्लेसमेंट में ही पढ़ेंगे। ये इनसॉल्यूबल सॉलिड है, इनसॉल्यूबल सॉलिड फॉर्म्ड आफ्टर अ रिएक्शन। यानी ये एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है बेटा जो घुलता नहीं है पानी में। अभी जैसे लेड नाइट्रेट को अपन ने क्या करा, पानी में घोला, कलरलेस सॉल्यूशन बना, इसको पानी में घोला, कलरलेस सॉल्यूशन बना, जब इनको मिक्स किया तो ये जो बना ये आपका प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सॉलिड। ये इनसॉल्युबल सॉलिड यहां पे क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड यहां पे इन दिस केस लेड आयोडाइड है। ये पानी में नहीं घुलता है, ठीक है, ये पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन लेंगे क्लास के अंदर, जैसे बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, ये वाली रिएक्शन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, है ना। तो BaSO4 बनेगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा आपके पास, ठीक है। तो आपको ये समझना है प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, कि जब ये दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का मैंने इंट्रैक्शन करवाया तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड बना, वो इनसॉल्युबल सॉलिड कहलाएगा मेरा, जो नहीं घुलता है, ना घुलने वाला सॉलिड फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, इसको प्रेसिपिटेट कहेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुनील भैया हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि पानी के अंदर मिट्टी नहीं घुलती, तो पानी के अंदर मिट्टी नहीं घुली तो मिट्टी भी प्रेसिपिटेट। नहीं, ये एक रिएक्शन के बाद बन रहा है, एक रिएक्शन के बाद बन रहा है, इसलिए प्रेसिपिटेट कहेंगे। तुम पानी के अंदर अगर मिट्टी को डाल दोगे तो मिट्टी और पानी को रिएक्शन नहीं हुई थी कि रिएक्शन के बाद मिट्टी बनी, ये रिएक्शन के बाद बना है दोस्तों, रिएक्शन के बाद बना है ये, ठीक है। और ये तुमको अभी पीला दिख रहा है, लेकिन तो देखो अगर तुम यहां पे ध्यान से देख पाओगे तो ये नीचे बैठ जाता है और ऊपर ये कलरलेस सॉल्यूशन रहेगा, ये वाला, ठीक है। थोड़ी देर बाद पूरा सेटल हो जाएगा ये नीचे, ठीक है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, पहला चेंज इन कलर, दूसरा एक इनसॉल्युबल सॉलिड, ना घुलने वाला सॉलिड इसके अंदर बन जाएगा, ना घुलने वाला सॉलिड, ठीक है। ये घुलता नहीं है, मैं दिखा भी दूंगा आपको, अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये पूरा नीचे सेटल किया हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा, देखिए पाउडर नीचे आ गया, ये रहा, अगर आप ये देख पाए, ये देखिए, ये पूरा, ये घुलता नहीं है, ये पूरा का पूरा पाउडर मेरी उंगली के ऊपर है, ये घुलेगा नहीं, ठीक है, ये घुलेगा नहीं, ठीक है। चलो अगला, इवोल्यूशन ऑफ गैस या चेंज इन फिजिकल स्टेट, ठीक है ना। अब इसके लिए भी अपन एक एक्सपेरिमेंट करेंगे बढ़िया सा, आ जाइए घर पे करते हैं एक्सपेरिमेंट बढ़िया सा, बहुत ही सरल सा एक्सपेरिमेंट जो आप घर पे कर सकते हैं। चलिए, तो ये मेरे हाथ में क्या है, ये मेरे हाथ में है सिरका, चिली विनेगर सिरका, इसको मैं ले लेता हूं इस शीशी के अंदर। यहां पे मैंने ले लिया विनेगर, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। अरे भैया तुम कहां गिर रहे हो, अरे यार भैया यार, आप तो यार बात ही नहीं मानते यार भैया यार। तो ये यहां पे आपके पास विनेगर है, यहां पे विनेगर है, और इस बलून के अंदर मैंने डाला है बेकिंग सोडा, घर पे मिल जाएगा, ठीक है, घर पे मिल जाएगा। यार ये बॉटल की मुंडी तो बहुत बड़ी है यार। चलो अब देखो, इसको मैं इसके अंदर डालता हूं, देखते हैं गैस बनती है कि नहीं बनती है। इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, ओ भैया गैस बन गई, गिलास के अंदर गैस बन गई। ओ भैया ये देखो भैया, गैस बन रही है भैया, ये देखो बबूले निकल रहे भैया, ये भैया देखो, ये देखो बबूले, बबूला 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 बबूला, गैस बन रही ना। हाँ जी भैया। अब ये गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। अरे बस तुम तो गुस्सा ही हो गए, छोड़ो उसको यार दोस्त मेरे। चलो इसमें CO2 गैस है भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बस। अब CO2 को वेरीफाई करने का भी तरीका होता है, CO2 आग को बुझाती है, तो ये आग है। ओ भैया निकलते ही बुझा दिया,
निकलते बुझा दिया। बहुत तेज है हमारी ये। तो अब इससे हम इसको समझते हैं फटाफट से। आ जाइए, आ जाओ दोस्तों, इसको समझते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले लिया बेकिंग सोडा। क्या लिया आपने? बेकिंग सोडा लिया आपने, ठीक है। बेकिंग सोडा जो होता है, ये देखिए, ये रहा बेकिंग सोडा। और चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगा बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में भी डिफरेंस होता है। ये मेरे पास है बेकिंग सोडा, ये रहा वीकफील्ड का बेकिंग सोडा है, ठीक है। ये मैंने डाला था, व्हाइट कलर का है, देखिए ये रहा, ये रहा, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है ना। तो ये बेकिंग सोडा जो था बेटा मेरे दोस्तों, ये सॉलिड स्टेट में था। बहुत बढ़िया भैया। अब बेकिंग सोडा के साथ मैंने लिया विनेगर। विनेगर क्या होता है बेटा? विनेगर होता है, हिंदी में कहते हैं सिरका। सिरका, सिरका बोला मैंने, झुमका नहीं बोला। कोई बच्चा पिछली बार कह रहा था सर झुमका, झुमका नहीं बोला भैया, सिरका सिरका सिरका। इसके लिए लिखूंगा यहां पे, जो इसकी स्टेट लिखूंगा वो लिखूंगा एक्वस। आप बोलोगे लिक्विड लिखो, मैं लिखूंगा एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है? एक्वस का मतलब होता है when anything is dissolved in water, when anything is dissolved in water। तो भैया सिरका पानी में घुला हुआ है क्या? देखिए बहुत सारे पानी के अंदर जब हम एसिटिक एसिड को डालते हैं तो ये सिरका बनता है, जो मार्केट में मिलता है आपको। तो ये पूरा कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूटेड फॉर्मेट में मिलता है। जो एसिटिक एसिड होता है उसको मान लीजिए 5 मिलीलीटर आपने लिया, 95 मिलीलीटर पानी लिया, 95 ml पानी, 5 ml ये डाल दिया, तो ये आपका सिरका बना, इसलिए लिखा एक्वस। अब जब इनका रिएक्शन होगा दोस्तों, इनका रिएक्शन होगा तो यहां पे आपको एक सॉल्ट मिलेगा, जो अभी आपको याद नहीं रखना। चैप्टर 2 में जब मैकेनिज्म सिखाऊंगा तो बताऊंगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है, गैस फॉर्मिंग रिएक्शन, वहां समझेंगे। लेकिन अभी आपको ये इंडिकेटर समझना है। उसके साथ क्या निकल रही थी? ये गैस कौन सी थी? गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में इसमें बनता है पानी, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट में होगा? ये आपका घुल जाता है तो ये भी एक्वस स्टेट में होगा। ये आपका गैस है और ये आपका लिक्विड है, ठीक है। तो सबसे पहली बात भैया, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस यानी एक गैस निकलती है, गैस बनती है, इससे आपको पता लग सकता है। तो यहां पे गैस निकलती है, एक गैस बनती है। चेंज इन फिजिकल स्टेट, क्या यहां पे आपको फिजिकल स्टेट में बदलाव नजर नहीं आ रहा है? फिजिकल स्टेट में बदलाव नजर नहीं आ रहा। ये आपका सॉलिड था, ये एक्वस था, यहां पे आपको एक गैस मिल रही है, ये आपको लिक्विड स्टेट में मिल रहा है। तो क्या फिजिकल स्टेट में बदलाव नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। इस रिएक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो ये एक्वस था, एक्वस था, पानी में डिसॉल्व थे, और ये आपको कौन सी स्टेट में मिला था? ये आपको बेसिकली कौन सी स्टेट में मिला था? ये सॉलिड स्टेट में मिला था। यहां पर भी स्टेट में बदलाव आ रहा था। तो फिजिकल स्टेट में बदलाव आएगा, लेकिन सिर्फ फिजिकल स्टेट के बदलाव को देखते हुए आप उसको केमिकल चेंज नहीं कह सकते। जैसे बर्फ पिघल रही है, पानी बन रही है, तो तुम ये मत कह देना अरे बर्फ पिघल गई पानी बन गई तो मतलब ये तो केमिकल चेंज हुआ। नहीं नहीं नहीं, उसके साथ और भी पर्टिकुलर चेंजेस होने चाहिए। जैसे यहां पर अगर इसको मैं केमिकल चेंज बोल रहा हूं तो यहां पे गैस भी निकल रही है, कुछ नया भी बन रहा है। तो सिर्फ चेंज इन फिजिकल स्टेट के बेसिस पे आप नहीं कह सकते कि ये केमिकल चेंज है, और चीजें भी होनी चाहिए। तो मैं इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मैंने बोला कलर में बदलाव आएगा, लेड नाइट्रेट का कलरलेस सोल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड का कलरलेस सोल्यूशन। यहां पे आप इसके लिए लिख लीजिए एक्वस, यानी कि आपने इसको पानी में घोला, आपने इसको भी पानी में घोला, और जब इनको मैंने मिक्स किया तो ये लेड आयोडाइड बना, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बना। ये सॉलिड स्टेट में था और इसका कलर जो था येलो था। अब इसको मैं घोषित करूंगा एज प्रेसिपिटेट, बिकॉज एक रिएक्शन के बाद एक इनसोल्यूबल सॉलिड मिल रहा है, इसको प्रेसिपिटेट कहेंगे। उसके बाद अगर चर्चा करें इसकी, तो बेकिंग सोडा और विनेगर की रिएक्शन पे एक सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो एक गैस बन रही है यहां पे रिएक्शन के बाद। बिल्कुल सही। फिजिकल स्टेट में देखिए बदलाव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? सरल सा मतलब यह है कि ये सारे इंडिकेटर्स है केमिकल रिएक्शन के। इरिवर्सिबल जरूरी नहीं है। एक बच्चा कह रहा है केमिकल चेंजेस सारे इरिवर्सिबल होते हैं, गलत फहमी है आपकी। केमिकल चेंज आपके रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। मैं इसका होमवर्क क्वेश्चन आपको दूंगा, ढूंढ के आइएगा उसके बारे में। फिजिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं। अब बिल्कुल लास्ट इंडिकेटर जो आपके सामने है,
जैसे अभी मैंने पोटेशियम को जब पानी में डाला तो मेरा हाथ जल गया था, बहुत ज्यादा हीट निकली, मेरा हाथ जल गया था एकदम से, है ना। बीकर बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, अपने हाथ को क्या, ओ भाई, ओ भैया भैया भैया, ऐसे। तो टेम्परेचर में बदलाव आए, क्या है, टेम्परेचर में बदलाव। अगर आपकी हीट एनर्जी इज गिवन और एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो इसको बेसिकली क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे बेटा, एंडोथर्मिक। बात को गौर से सुनिएगा। अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन या किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में फिजिकल चेंज में भी एंडोथर्मिक हो सकता है और एक्सोथर्मिक हो सकता है, सिमिलरली केमिकल चेंज में भी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हो सकता है। एंडो को आप ऐसे याद रख लीजिए, एंडो को आप ऐसे याद रख लीजिए, एन का मतलब हो जाएगा एंट्री, तो एंट्री ऑफ हीट, यानी एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस या रिएक्शन जिसमें हीट सराउंडिंग से ले ली जाती है, ये एंडोथर्मिक हो गया। और एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, यानी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब एक्स, एक्स का मतलब हो गया एग्जिट, यानी जिससे आपकी हीट का रिलीज हो। इसको ऐसे याद रख लीजिए, एग्जिट ऑफ हीट, एग्जिट, एंट्री। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस या रिएक्शन जिसमें कि आप देखेंगे टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का वो घटता है, हीट इज गिवन और एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स, सो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है, तो ये एंडोथर्मिक हुआ। अगर हीट सराउंडिंग में रिलीज होगी तो टेम्परेचर जो है वो बेसिकली क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर का घटना या टेम्परेचर का बढ़ना ये आपको एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक बताता है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का ये भी इंडिकेटर हो सकता है कि अगर टेम्परेचर घट रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद रखिए इस बात को, ठीक है। चलिए क्लास का लास्ट सवाल है, लेट्स प्रैक्टिस एंड देन वी विल ओवर द क्लास। इस सवाल को देखिए फटाफट से, ठीक है। Two test tubes A and B contains aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate separately. When these test tubes are mixed to each other, results in the X and Y. The X and Y are, ये level 2 question 2 of PW module है। जल्दी से सवाल को करिए। बिल्कुल बिल्कुल बंद कर रहे हैं, बस 5 मिनट में बंद कर रहे हैं क्लास को। लास्ट सवाल है बेटा, लास्ट सवाल है, बिल्कुल लास्ट सवाल है बेटा, बिल्कुल क्लास को बंद कर रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, लास्ट सवाल है, क्लास बंद कर देंगे, ठीक है। चलो चलिए 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 ये कंसेप्शन भी आपको, ये कंसेप्ट भी दे देते हैं। इलीना, ईशा, प्रखर, अभिनव एंड दीपक। अब देखिए आपने यहाँ पे येलो लिखा, लेकिन मैंने आपको बताई थी ये बात, अगर आपको याद नहीं है तो याद दिलाता हूँ। देखिए मैंने बोला लेड नाइट्रेट, है ना, तो ये आपने लिखा है यहाँ पे लेड नाइट्रेट। बात को सुनिएगा ध्यान से, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, है ना, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ये तो आपको कंफर्म है कि दोनों कलरलेस सोल्यूशन है, ये तो लिख दूं यहाँ पे, ठीक है ना, कलरलेस सोल्यूशन। इतनी बात लिख देता हूं, कलरलेस सोल्यूशन, और यहां पर भी कलरलेस सोल्यूशन, ठीक है। अब बेटा मेरी बात को फिर से गौर से सुनना, मैंने ये चीज बोली थी एक बार, फिर भी पीछे जाके भी देख सकते हो आप लोग। जब ये रिएक्ट करेंगे तो लेड बनाएगा आयोडाइड के साथ, ठीक है ना, और पोटेशियम बनाएगा नाइट्रेट के साथ, है ना, कंपाउंड। एक्चुअल में तो आयंस के फॉर्मेट में होंगे, बात भी करेंगे इसके बारे में डिटेल में। लेड आयोडाइड, अब ध्यान से सुनना, लेड आयोडाइड, ठीक है ना, इनसॉल्यूबल येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। साथ में अब देखो तुम्हें लग रहा है येलो सॉल्यूशन है, मैंने तुम्हें बोला था थोड़ी देर के बाद ये नीचे सेटल कर जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन ऊपर आएगा।
तो पोटेशियम नाइट्रेट का कलरलेस सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको अभी 1-1.5 घंटा रख दूंगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा अगली क्लास में, भले ही इसी को यहीं पे रख के चला जाऊंगा, अगली क्लास में दिखाऊंगा, ये आपको कलरलेस सोल्यूशन ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा। कैसा होगा ये कलरलेस सोल्यूशन? ये मिसकंसेप्शन हटाने के लिए सवाल मैंने दिया था, ठीक है, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये मिसकंसेप्शन सिर्फ हटाने के लिए मैंने सवाल दिया था ताकि आपको याद रहे। प्रेसिपिटेट का कलर पूरे सोल्यूशन का कलर नहीं हो सकता। पोटेशियम नाइट्रेट कलरलेस सोल्यूशन होगा, ये इनसॉल्युबल येलो प्रेसिपिटेट होगा, ये नीचे सेटल कर जाएगा, ये सोल्यूशन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये नीचे सेटल करेगा और ये सोल्यूशन ऊपर रह जाएगा। अभी तो ये आपको पीला दिख रहा है ना, अभी धीरे धीरे इसकी ऊपर की लेयर व्हाइट होती जा रही है, सफेद कलरलेस सोल्यूशन आ रहा है और ये नीचे सेटल कर रहा है, बिल्कुल नीचे सेटल करता जा रहा है। इनसॉल्युबल सॉलिड नीचे सेटल कर रहा है और ये ऊपर सोल्यूशन कलरलेस होगा। देखिए इसका कलर बिल्कुल हल्का लाइट हो गया है, ये नीचे से मोटा होता जा रहा है पूरा, ये नीचे सेटल हो रहा है, इधर इधर पूरा सेटल हो रहा है, ठीक है, ठीक है। पीपीटी ये बेटा होता है प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट को आप कैसे लिख सकते हैं? पीपीटी डॉट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे? अगले क्लास में अपन और भी जानेंगे ना, सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को एल से, एक्वस को एक्यू से, नॉन एक्वस को नॉन एक्यू से, गैस को अपन जी से, गैस इवॉल्व करेगी तो अपवर्ड एरो से, प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से, पीपीटी डॉट से। अगली क्लास में यही तो है ना, अगली की अगली क्लास में है ना। चलो अगली क्लास में तो बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलो अब एक बार मेरे को बता दो यहां तक क्या समझ में आया, उसके बाद अपन एफिशिएंसी हैक्स के बारे में बात करेंगे एंड देन उसके बाद अपन इंसानियत का ज्ञान लेंगे और कक्षा को एंड करेंगे। एक बार अब आए भैया लिख दो, एक बार आए भैया लिख दो मेरे दोस्तों एक बार आए भैया लिख दो, आए भैया 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 आए भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस कुछ मिनट और लूंगा आप लोगों के, कुछ मिनट आपके जीवन के और लूंगा। इंस्टाग्राम पे जाके आप रील्स देखते हो, वो रील्स देखने से बेहतर है मुझे लगता है कि आप इस ज्ञान को ले लो, शायद आपके लिए कुछ जीवन में अच्छा कर दे, है ना। बस मैं यही चाहता हूँ आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, है ना। तो ये आप अपने होमवर्क के लिए नोट कर लीजिएगा। आर ऑल फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल वाइल ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ठीक है। हिंट दे देता हूं, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों होंगे, केमिकल के साथ भी दोनों होगा, सोचना इसके बारे में। चलो अब मेरे दोस्तों एफिशिएंसी के कुछ हैक्स, आपके जीवन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ हैक्स मैं आपको दे रहा हूं। टिप्स टू अवॉइड बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब होता है कि भैया बस अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, भैया मैं थक चुका हूं, मैं हार चुका हूं, नहीं पढ़ना चाहता। उस समय क्या करना है? सबसे पहले आपको ब्रेक्स लेने छोटे छोटे। टेक्निकली क्या होता है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं 45 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक लेना कंपलसरी होता है, दिमाग को रेस्ट देना। तो आइडियली आफ्टर एवरी 45 मिनट्स टेक 5 to 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको ब्रेक लेना है बेटा। दूसरी बात, भाई अगर आप पढ़ रहे हो, आपका स्टडी सेशन है, 45 मिनट होते ही 5 से 10 मिनट का खुद को ब्रेक देना है। अब उस ब्रेक में मैं क्या करूं? अरे इंस्टाग्राम पे जाके उससे चैटिंग करूं, या व्हाट्सएप जाके चैटिंग करूं, या फेसबुक चलाऊं? नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें माइंड कामिंग म्यूजिक सुनना है एंड हैव योर सपर। अगर तुम्हें भजन सुनना पसंद है तो भजन सुनो, वाइट म्यूजिक सुनना पसंद है तो वैसे म्यूजिक सुन के मेडिटेट कर लो, अपना नाश्ता कर लो। डू मेडिटेशन इफ पॉसिबल। अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा म्यूजिक लगाइए, कोई ऐसा नहीं एकदम शोर शराबा, एकदम माइंड कामिंग म्यूजिक लगाइए, शांत हो जाइए एकदम, उसको सुनिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए, ठीक है। ऐसा म्यूजिक मत लगा देना कि तुम्हें नींद आने लगे, ठीक है बेटा। चलो मजा आया, बहुत ज्यादा आया। अब आज का इंसानियत का ज्ञान, तो आज के इंसानियत के ज्ञान में, इंसानियत का वो ज्ञान जो बनाए आपको बेहतर इंसान, इसमें आज हम वो ज्ञान जानेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्ञान क्या है बेटा? ध्यान से सुनना, ज्ञान क्या है? तो ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर जो लोग थे वो फ्यूचर बताने वालों पे विश्वास ज्यादा करते थे। यार ये फ्यूचर बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, उन पे विश्वास रखते थे। तो इन फ्यूचर बताने वालों ने, भविष्य बताने वालों ने एक बार बताया कि अब इस गांव के अंदर 10 साल तक सूखा पड़ेगा, ना कभी बारिश होगी। अब बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, कि फसल नहीं होगी तो आप खाएंगे क्या, हम क्या खाएंगे, जानवर क्या खाएंगे, सब मर जाएंगे। इससे बेटर है इस गांव को खाली कर दिया जाए।
तो वो जो भविष्य बताने वाले हैं वो लोगों को कहते हैं कि गांव को खाली कर दो, 10 साल यहां पे सूखा पड़ने वाला है, और लोग उनकी बातें मान के गांव को खाली करना चालू कर देते हैं। लेकिन एक घर ऐसा होता है जहां का जो मुखिया है, घर का हेड है, वो कहता है मैं अपना घर खाली नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपना घर खाली नहीं करूंगा, मैं यहीं रहूंगा, ये मेरी जन्म भूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी धर्म की भूमि है, मैं ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, वो भगवान नहीं है, वो इंसान है, वो आत्मा है, परमात्मा नहीं है, उनकी बातें मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है। बहुत लोग आगे समझाते हैं, पड़ोसी समझाते हैं भैया 10 साल सूखा पड़ेगा, मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी में हार मान के वो भविष्य बताने वाले कहते हैं भैया हम बता रहे हैं ना, यहाँ बारिश नहीं पड़ेगी, तो नहीं पड़ेगी। कह रहे ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय, जाइए बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। अब घर में सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं घर के अंदर, तो घर वाले भी कुछ नहीं कह पाते, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन भैया निकलते हैं और अपना हल चलाते हैं, भैया जमीन में बीज डालेंगे, हम तो जोतना चालू कर देते हैं, बीज डालना चालू करेंगे भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। थक हार के घर आ जाते हैं, अगले दिन उसी दिन घर आ जाते हैं। अब घर वाले बोलना चाहते हैं कि यार देखिए अपन चलते हैं यहाँ से छोड़ के, पूरे गांव में से हम अकेले बच्चे हैं, क्या करेंगे गांव में। कहते नहीं हम तो यहीं रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक। अगले दिन फिर निकलते अपना काम करने के लिए, बोलते भैया देखो बारिश हो चाहे ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा अपना कर्म तो करूं। निकल गए फिर से खेत की खुदाई करने, जुताई करने निकल गए भैया, खोदेंगे खेत को, बीज बीज डालेंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में ऊपर से एक छोटा सा बादल निकल रहा होता है। अब बादल क्या बोलता है, बात को सुनना। बादल किसान को बोलता है यार भैया यार तुम अलग ही नेता आदमी हो यार, है तुम अलग ही नेता हो। जब तुमको कहा कि नहीं बरसेंगे तो नहीं बरसेंगे, तुम यहीं बैठे हो, तुम फसल उगाने की कोशिश करे हो, नहीं बरसेंगे। अब वो बादल की तरफ देख के कहता है कि सुनो, आप नहीं बरसोगे, वो आपका धर्म, वो आपका कर्म, मैं अपना कर्म तो करूं। मेरा कर्म है यहां पर किसान हूं मैं, मेरा कर्म है फसल उगाना, तो कहीं मैं फसल उगाना ना भूल जाऊं, इसीलिए मैं अपना कर्म कर रहा हूं। आपका कर्म है बरसना, कहीं बरसना ना भूल जाओ। बादल को बात दिल से लग जाती है, बादल कहता है बिल्कुल बात सही है भाई, मेरा काम है बरसना, अगर मैं बरसूंगा ही नहीं तो मैं तो बरसना ही भूल जाऊंगा। सारे के सारे मेघ इकट्ठे होते हैं और बारिश हो जाती है। अब यहां पे आपको लगेगा कि बादल ने ऐसे कैसे बात करी, आप मतलब को समझिए, मतलब क्या कह रहा है, मतलब कितना गहरा है। आपको जो चीज पसंद है, जिसमें आपको मजा आता है, उसको मत छोड़िए, अपनी कोर स्किल को पकड़ के रखिए। मेरी कोर स्किल बेटा टीचिंग है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, ना मैं छोड़ूंगा। आप अपनी कोर स्किल को ढूंढिए, जो परमात्मा ने आपको बख्शी है, आप उसको ढूंढने की कोशिश करिए और उससे पकड़ के रखिए कि मेरी कोर स्किल ये है। क्योंकि जब आप अपनी कोर स्किल छोड़ दोगे, खत्म। आपको अपनी कोर स्किल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें जो पसंद है, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है, जो हम जान मतलब जो हमें आता है, जिसे हम कर पाते हैं, उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम उसे छोड़ देते हैं तो हम हमारे जीवन का मतलब खो देते हैं। ठीक है, तो बस इसी बात से बेटा आई होप आपको ये कक्षा बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन लगी, आपको बहुत ज्यादा मजा आया इस क्लास के अंदर। ठीक है, आपने बहुत सारी नई नई बातें सीखी, आपको बहुत मजा आया, है ना। तो बस अब कुछ नहीं करना, जो होमवर्क दिया उसको अच्छे से करना है, क्लास को डिटेल में देखना है। और एक और बात, स्कूल के सिलेबस से, स्कूल के पेज से इसको कंपेयर मत करो। सजेशन मैंने दे दिया, वन शॉट डले में, उसको देख सकते हो, बट डिटेल में कंसेप्ट यहीं पढ़ाने के लिए मिलेगा, प्लीज अटेंड करिए। आई होप ये क्लास में आपको देखने के बाद फील भी हुआ होगा कि एक्सपेरिमेंट्स और ये सब चीजें हो रही है, मजा आ रहा है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।